अस्सलामुअलैकुम। ई एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 5.1 बी को मुकम्मल हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स होंगे। तमाम क्वेश्चंस के तमाम पार्ट हल करूँगा इंशाल्लाह, और डिस्क्रिप्शन में आप लाजमी देखा करें। आजकल मैं वीडियो अपलोड करने के साथ ही उसकी जो टाइम कोड्स होते हैं क्वेश्चंस के, उनके पार्ट्स के, वो अपलोड कर देता हूँ, ताकि आपको जो सवाल चाहिए होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट चाहिए होगा, तो आप टाइम कोड्स में से जाके क्लिक करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 भी खुलेगा। इसलिए वीडियो लंबी होने की सूरत में घबराया ना करें, क्योंकि छोटे छोटे सवालात से मिलकर ये पूरी वीडियो बनी होती है। और दूसरा यह है कि इसको शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इसकी चाबियाँ ये पीछे पड़ी हुई हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। और ये देखें, सेट्स को हम पढ़ रहे हैं। सेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पहले से आता है, चूँकि पिछली क्लासेस में पहला चैप्टर अमूमन सेट्स का ही होता है। चूँकि यह आसान होता है इसलिए इसको शुरू में रखा जाता है। तो अभी भी ये आसान है, इसमें बेसिक जो फंक्शंस हैं वो सेम है जो आप पिछली क्लासों में करते आए हैं। ऑपरेशंस ख़ास तौर पे यूनियन, इंटरसेक्शन, फिर सब्ट्रैक्शन और फिर डी मॉर्गन्स लॉ, तो इन्हीं का मिक्सचर है। तो ये हमने पीछे जाना है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको डिस्कस करना है जो कि बहुत आसान है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, जो कि बहुत ही ईजी हैं। यानी ए यूनियन बी लेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, बी यूनियन ए। यानी पहले ए को रख के फिर बी का यूनियन लें, बी के साथ यूनियन, बी को पहले रख के ए के साथ लें, फ़र्क नहीं पड़ता रिजल्ट पे। इसका नाम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ऐसी इंटरसेक्शन और मज़ीद जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैंने पेजेस बनाए हैं, उस पर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके फिर हम यहाँ पर आते हैं। इस एक्सरसाइज को बाकायदा हल करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 बी। अच्छा जी, अब देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मैंने एक हेडिंग बना दी है। ये जस्ट प्रॉपर्टीज़ आपने गुजरना है, इनमें से इनको देखना है। और अगर आप आपके माइंड में बैठी होंगी तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपको जब भी रिकॉल करना पड़े कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या यूनियन, तो आपके दिमाग में यही वाला फार्मूला आप कह सकते हैं, रिलेशन कह सकते हैं। वैसे प्रॉपर्टी कहेंगे ज़्यादा बेहतर है। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बराबर है बी यूनियन ए। यानी कि ए को पहले, सेट को पहले रख के उसके बाद यूनियन लें उस बी के सेट के साथ। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ये कहती है कि आप जो सेट्स हैं उनकी तरतीब बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी यूनियन के अंदर अगर आप सेट्स को आगे पीछे भी कर लें तो उनका जो रिज़ल्ट होगा वो सेम रहेगा। ए यूनियन बी बराबर है किसके, बी यूनियन ए। यानी यहाँ पे ए सेट पहले है, यहाँ पे बी सेट पहले है, इनके रिज़ल्ट सेम है। अगर इनका रिजल्ट मिसाल के तौर दे रहा हूँ, वो तो पूरा एक सेट आएगा। मिसाल के तौर पर अगर ए यूनियन बी का आंसर 4 आता है तो बी यूनियन ए का आंसर भी क्या आएगा, 4। ये मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, वैसे पूरा एक सेट आएगा। 4 भी वैसे एक सेट ही होता है, अगर सेट के अंदर आप उसको लिखते हैं 1 रो 1 कॉलम, वो भी सेट कहला सकता है। लेकिन ए यूनियन बी, बी यूनियन का अमूमन क्या होगा, आपको पूरा एक सेट की फॉर्म में आंसर मिला करेगा। जहाँ पेज में है भी, आइए अगर आप वापस जाए ना, किधर गया, हाँ ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन नज़र आ रही है। ये देखें, पूरा उसने एक्सप्लेन भी किया है। बजाय इतनी आसान है मैं लिखूँ, आप बुक देख लें। ए यूनियन बी का आंसर क्या आया जी, 1 3 4 7 समथिंग, पूरा एक सेट आया है। और बी यूनियन ए का आंसर क्या आया जी, देखिए पूरा एक सेट। मज़ा नहीं आया। अच्छा जी, ये आपके सामने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टीज़ को आपने जहन में रखना है, कोशिश कर लें बिल्कुल आपको रटी हुई हो, याद हो। ठीक है, फार्मूलाज और ये इस तरह की प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपके दिमाग में बैठी हुई हो, आपको ज़ुबानी याद हो, आपके दिमाग में फ़िट हो, तो वो आपको फ़ायदा देती हैं। कहीं ना कहीं रट्टा काम आ ही जाता है। वैसे मैं रट्टे के ख़िलाफ़ हूँ। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हेडिंग बना के मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, जो कि यूनियन अपने आप में एक शनाख्त रखता है और इंटरसेक्शन जो है वो अपने आप में, तो इसलिए इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलग होगी। पैटर्न सेम होगा। कैसे, कम्यूटेटिव में क्या करते होते हैं, कुछ भी नहीं। वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती होती है कि आप थोड़ी बहुत जो पोजीशन चेंज करते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। यानी सेट ए पहले लिखें, उसके बाद सेट बी लिखें, उन दोनों का यूनियन लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर सेट बी को पहले रख लें और सेट ए को बाद में। इसकी एग्जांपल्स आपको बुक में मिल जाएंगी। बजाय इसके मैं सॉल्व करूँ टाइम ही लगेगा, बहुत इजी है। ये देखें, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। ए यूनियन बी का आंसर क्या आ रहा है, ये सॉल्व करने के बाद ये बी यूनियन ए का आंसर क्या आ रहा है, ये तो साबित हो गया ना, ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। यानी यूनियन के केस में अगर आप सेट्स को आगे पीछे भी कर दें तो उनके रिजल्ट्स पर फ़र्क नहीं पड़ता। यही क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। अब आप सिंबल चेंज हो जाएगा, अब क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है किसके, बी इंटरसेक्शन ए के। यानी इंटरसेक्शन जब भी आप दो सेट्स का लेंगे उनमें उनकी पोजीशन
सेट्स की चेंज करने से रिजल्ट पर फ़र्क नहीं पड़ता। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के लिए फिर आ जाएं बुक पे। वो कैमरा हिल गया। बुक पे देखें आप, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ए का सेट ये है, बी का सेट ये है, आपने ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। देखें ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ रहा है, बी इंटरसेक्शन ए का आंसर दोनों सेम है ना, यानी ये जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल वेरीफाई हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का आपको पता लग गया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएट की प्रॉपर्टी जब भी आपके दिमाग में आ जाएगी तो आपने ये जहन में रखना है कि एक तल्लक पैदा हो रहा होगा, एसोसिएशन। उसके लिए आपको पता है एक और सेट दरकार होगा। तो अब आपको 3 सेट नज़र आ रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी अगर आप यूनियन में ब्रैकेट्स लेकर ए यूनियन बी को पहले हल करें, उसके बाद सी को साथ मिला लें, एसोसिएट कर लें, मिला लें, तो फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इन तीनों को आप इनका पैटर्न चेंज कर दें तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए यूनियन बी को पहले हल करें, उसके बाद यूनियन सी करें, ए को बाद में रख लें और फिर बी और सी का यूनियन लें, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता रिजल्ट पर। यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। आप इसको रटने दिमाग में बिठा लें। ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। पहले ब्रैकेट को ही हल करना होगा। सही हो गया। इसकी भी आपको एग्जांपल बुक में नज़र आ जाएगी। मैं बुक दिखा देता हूँ, चलो रिकॉर्डिंग हो रही है। ये देखिए, मैं ख़ुद से क्यों हल करूँ जबकि हल हुआ हुआ है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ए ये था, बी ये था, सी ये था, तो उसकी लेफ़्ट साइड के ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। तो पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, यूनियन बी निकाला, आंसर क्या आया ये, फिर इसको यूनियन लिया किसके साथ, सी के साथ, तो आंसर क्या है ए बी सी डी ई एफ। सेम हमने आगे राइट साइड पे चले गए, बी यूनियन सी को पहले निकाला, उसका आंसर क्या आ गया, बी यूनियन सी को ए में यूनियन किया तो आंसर क्या आ गया, सेम। ठीक है, ये आपने बुक देख लेनी है, पेज नंबर 1 to 4, इस पर आप देख लेना। ऐसे इंटरसेक्शन को भी आपने देख लेना है। ठीक हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में भी यही होता है कि अगर आप 3 आपके पास सेट्स हैं, उनमें से आप पहले दो का इंटरसेक्शन लें, फिर उसमें तीसरे को इन्वॉल्व करवा लें, वो रिज़ल्ट सेम होता है अगर आप आखिरी 2 को इंटरसेक्शन लेके पहले के साथ इंटरसेक्ट करवा दें, इंटरसेक्शन ले लें। तो इसमें पोजीशन, अगेन इसमें भी पोजीशन चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये है कि इसमें अब इन्वॉल्व क्या हो गया, इसमें इन्वॉल्व हो गया एक थर्ड एलिमेंट, सेट। कम्यूटेटिव में क्या था, सिर्फ 2 ही थे, उन्हीं को आगे पीछे करते थे, हम कहते थे रिजल्ट सेम रहता है। एसोसिएटिव में क्या हो गया, अब थर्ड सेट्स की एंट्री होगी, उसे क्या नाम है, सी। ठीक हो गया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन दोनों हो गए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होगी यूनियन इंटरसेक्शन की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होगी यूनियन और इंटरसेक्शन की। अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ। डिस्ट्रीब्यूट नाम से ही ज़ाहिर है तकसीम करना, देना, बांटना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अब क्या है, अब आपको यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को लड़ाना है। कैसे, वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यहाँ पे थोड़ा समझाने के अर्थ से कह रहा है, यूनियन जो है यूनियन जो है वो हमला करेगी किसके ऊपर, इंटरसेक्शन के ऊपर। कैसे आए देखें, उसका ये है जो रिलेशन आपके सामने नज़र आ रहा है वो ये है, ए यूनियन, ब्रैकेट के अंदर क्या था, मज़े से बी इंटरसेक्शन सी बैठे हुए थे, बी सी के साथ इंटरसेक्शन वाला तल्लक बनाए बैठा था कि ए ने यूनियन के साथ हमला कर दिया। ए ने क्या किया, बी के साथ यूनियन बना लिया, देखें ए ने सी के साथ यूनियन बना लिया और इंटरसेक्शन को बेचारे को ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन बाहर होगा, इंटरसेक्शन अंदर होगा, लेकिन जब तस्वीर बदलेगी, पिक्चर बदलेगी तो क्या होगा, इक्वलिटी की उस तरफ ए यूनियन बना लेगा बी के साथ, ए यूनियन बना लेगा सी के साथ, और दरमियान में क्या रहेगा, ब्रैकेट्स के अंदर इंटरसेक्शन। समझ आ रही है, यानी इस रिलेशन का जो आंसर आएगा सेम होगा इस रिलेशन के साथ। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमेशा सेम हुआ करेगा राइट हैंड साइड के साथ। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये भी आपकी बुक में, ये देखें पेज नंबर 1 to 5 पर ये एग्जांपल भी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ए बी सी 3 सेट थे, रिलेशन किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आपने प्रॉपर्टीज़ याद कर लेनी है, रट लेनी है, ये आपको काम आएंगी वैसे भी। तो पहले हमने क्या किया, इस लेफ्ट हैंड साइड को हल किया, बी इंटरसेक्शन सी लिया, आंसर 5 आया। फिर ए बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लिया ए के साथ, तो आंसर क्या आया, 3 4 5 6। अब आगे राइट हैंड साइड की तरफ, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी पहले फाइंड करना है। ए यूनियन बी लिया, ये आया, ए यूनियन सी लिया, ये आया।
इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया तो आंसर क्या आ गया 3 4 5 6। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, हिंस ये रिलेशन प्रूव हो गया। ठीक हो गया। अब सेम इसका अपोजिट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब बाहर से कौन हमला करेगा? इंटरसेक्शन हमला करेगा अंदर यूनियन पे। तो क्या होगा? बी और सी को छुड़ा के ले जाएगा। ए इंटरसेक्शन के साथ हमला किया, बी के साथ इंटरसेक्शन बना लिया और सी के साथ इंटरसेक्शन बना लिया, बेचारे यूनियन को बाहर निकाल दिया, यानी कि ब्रैकेट्स के बाहर। इनका भी आंसर सेम आएगा। इसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसके लिए भी 1 to 5 यहाँ पे देख लें, एग्जांपल लिखी हुई है, ए बी सी की वैल्यूज़, उसके बाद ये रिलेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जस्ट यूनियन और इंटरसेक्शन की गेम है, सिर्फ आपने ए बी सी को मिला के कभी यहाँ रखना है कभी वहाँ रखना है। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का नाम उसने आपको बता दिया है। तो ये आपने क्या करना है, ये आपने देख लेना है। ठीक है, यहाँ से आपने देख लेना है। पेज नंबर 1 to 5 पे इसकी एग्जांपल बाकायदा पूरी लिखी हुई है। तो अब चलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का इजाफा हो गया, वो है जी सब्ट्रैक्शन का। जैसे आप पहले जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मिक्सअप कर लें और साथ में सब्ट्रैक्शन को भी ले आएँ। कुछ भी नहीं है। इफ़ ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू, देन यूनिवर्सल सेट नाम से ज़ाहिर है, यूनिवर्स कहते हैं कायनात, यूनिवर्सल एक बहुत बड़ा सेट। ये डिपेंड किया करेगा सिचुएशन पे, यानी आपकी जो सवाल होगा उसके अंदर यूनिवर्सल सेट ए और बी दोनों से बड़ा हुआ करेगा, उनका अब्बा हुआ करेगा। तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, वो आपको मेंशन हुआ करेगा हर सवाल में। जहाँ पे भी आपको डिमॉर्गन्स लॉ प्रूव करना होगा, यूनियन सेट आपको बताया जाएगा, यूनिवर्सल सेट, और वो ए और बी से अच्छा खासा बड़ा हुआ करेगा, तभी आप सब्ट्रैक्शन कर सकेंगे। तो इसकी दो रिलेशन है डिमॉर्गन्स लॉ के, ये भी डिमॉर्गन्स लॉ है, ये भी डिमॉर्गन्स लॉ है, लेकिन हम दोनों को ही प्रूव करते होते हैं कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यानी इसके दो आप समझ लें शाखें हैं डिमॉर्गन्स लॉ की, दोनों को ही हमें प्रूव करना होता है। ये नहीं है कि आप इसको प्रूव करके बैठ जाएँ कहने का हो गया, आपको ये भी प्रूव करना है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि यूनियन में एक में पहले आ रहा है और एक में इंटरसेक्शन आ रहा है, क्या है जी, एक तरफ आपको ए यूनियन बी नज़र आ रहा है ब्रैकेट में, और एक तरफ क्या आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। फ़र्क क्या है? ए यूनियन बी के ऊपर आपको ये छोटी सी बार नज़र आ रही है, इससे मुराद के कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा? ए यूनियन बी आप आंसर लेंगे, उसको यू में से निकाल लेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है? ए सेट को यू में से निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है? बी सेट को यू में से निकालना है। जो आंसर आएगा उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ये डिमॉर्गन्स लॉ का जो रिलेशन दोनों आप इसको याद कर लें, जहन में रख लें, जो कि आसान है। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, अगर यहाँ पे ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है, इधर क्या होगा? यूनियन। एक तरफ आप ब्रैकेट में डाल के ऊपर इंटरसेक्शन ले लें और दूसरी तरफ क्या कर लें? दोनों ए और बी के ऊपर आप ये इंटरसेक्शन बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट ले लें। कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है? यू। इसके ऊपर सी भी हो सकता है, यानी इस बार की जगह सी भी होगा तो भी मतलब सेम होगा। तो ये आपने दोनों रिलेशन याद कर लेने, इसको प्रूव हम करेंगे सवालात हल करते हुए। क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा है इसलिए मैं आपको बुक से दिखाना नहीं चाह रहा। चलिए मैं देखता हूँ बुक में, अगर थोड़ा शॉर्ट हुआ तो। लंबा ही है ना, लंबा है इसलिए मैं आपको जब सवाल हल करेंगे देख लें पेज नंबर 1 to 6 पे। 1 to 6 पे मतलब जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया है। ये देखें डिमॉर्गन्स लॉ, ये यू देखें 1 से लेकर 15 तक है, ए जो है 1 से लेकर 15 तक तो है, लेकिन दरमियान में खाया हुआ नंबर 1 3 5 7 9, बी जो है 2 4 6 8 10, यानी यू जो है वो ए और बी दोनों से ही बड़ा है। तो आपने ये दोनों रिलेशन प्रूव करना है, यही डिमॉर्गन्स लॉ है। तो ये उसने यहाँ पे प्रूव किया हुआ आप देख सकते हैं। तो जब मैं सवाल हल करूँगा तब मैं आपको ये हल करवाऊँगा। अब चलते हैं बाकायदा एक्सरसाइज 5.1 बी की जानिब। अच्छा जी, एक्सरसाइज 5.1 बी का पहला क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट है। इसमें अभी आपको कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह नहीं बता रहा सर, जस्ट आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है वही यूनियन इंटरसेक्शन की। तो हम करते हैं जो सवाल आते हैं। ए बी सी आपके पास हैं, वो कह रहा है मैं जो आपको रिलेशन दे रहा हूँ मुझे फाइंड करके दो। तो ईजी है, सोल्यूशन में जाएंगे। वो क्या कह रहा है? ए यूनियन, फिर इनटू ब्रैकेट में क्या है? बी यूनियन सी। आपको पता है ब्रैकेट पहले हल करते हैं, तो आपने बी यूनियन सी को पहले हल करना है। बल्कि इसको आप नाम दें, इसको चूँकि आपने फाइंड करना है, इसको आप कह दें ए कह दें, नहीं ये नहीं, इसको आप 1 कह दें। ये बोलेंगे तो ए इसके अंदर है तो आप कंफ्यूज होंगे। वैसे इसको मैंने इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन बना के। तो अब हम इसमें से बी यूनियन सी पहले फाइंड करेंगे। तो बी यूनियन सी क्या है जी? पहले बी का सेट लिखें, ठीक हो गया। सी क्या है जी? सामने आपको नज़र आ रहे हैं ना, ए सी ई जी।
तो यूनियन लेना, यूनियन में क्या होता है, सबको मिला के लिखना होता है, सिर्फ रिपीटिशन नहीं करनी होती। तो C-D-E-F शुरू से लिखें, ए लिखें, A-B-C-D से शुरू होता है ना अल्फ़ाबेट्स, तो ए पहले लिखें, बी है कोई इनमें नहीं है, सी है लिखें, यानी ए आ गया, सी 2 दफ़ा एक दफ़ा लिखना है, सी के बाद कहता है A-B-C-D, डी एक दफ़ा लिखें, दोनों में एक दफ़ा होना चाहिए, डी है। इसके बाद क्या आता है, ई इधर भी है इधर भी है, आपने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। ई के बाद क्या आता है, एफ़ इसमें है इसमें नहीं है, तो एक दफ़ा लिखना है, आगे फिर जी भी सही होगा। यूनियन में सारे आ जाते हैं, सिर्फ रिपीटिशन नहीं होती। तो जैसे यहाँ पर सी था, यहाँ पर सी था, हमने एक दफ़ा लिखा, तो बी यूनियन सी आ गया। अब आपने क्या करना है, अब अपनी क्वेश्चन 1 को याद कर लेना है। वो क्या है जी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए क्या है आपके पास, A-B-C-D, ठीक हो गया। और बी यूनियन सी क्या है, A-C-D-E-F-G, A-C-D-E-F और G। जगह कम थी, मैंने इसको थोड़ा यहाँ पे घुसा लिया। अब देखते हैं क्या जी, ए यहाँ भी एक दफ़ा लिखें, बी यहाँ भी यहाँ नहीं है तो आपने लिखना है, किसी एक सेट में भी अगर वो एलिमेंट पाया जाएगा आपने वो भी लिखना है, जस्ट रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सेट का एलिमेंट यहाँ भी है वहाँ भी है तो आपने एक दफ़ा लिखना है। A-B-C यहाँ भी है वहाँ भी है, एक दफ़ा लिखना है। डी यहाँ भी है वहाँ भी है, एक दफ़ा लिखना है। आगे इसमें कुछ भी नहीं, अब जो बाकी इसके बच गए हैं वो सारे लिखते हैं। डी के बाद क्या है, E-F और G। ये आपका क्या है जी, आंसर। ये बच्चों वाले सवाल हैं, बहुत ईजी हैं। अब आगे के सवाल में कोशिश करता हूँ आपको जो मेन सवाल है वो हल करके दिखा दूँ, बाकी आपको आते होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने इजी स्टेप्स थे इसलिए मैंने पहले कर लिए हैं। इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल यूनियन और इंटरसेक्शन का काम है जो आपको पहली क्लासों से ही आता है। ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी आपने फाइंड करना है, आपको पता है। पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने पहले सवाल को रिपीट किया, क्वेश्चन मार्क डाला, इसको इक्वेशन 1 का नाम जानबूझ के दिया है क्योंकि आगे चल के जो रिलेशंस होंगे, जो सवाल होंगे वो बड़े होंगे, इसलिए हमें उन्हें स्टेप्स में करना पड़ेगा। इसलिए अच्छी प्रैक्टिस है कि आप याद आने के लिए ख़ुद कंफ्यूज ना हो, मिस्टेक ना हो, आप ऐसे इसको इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको क्वेश्चन मार्क डालने के बाद कहा जी क्या जी 1। उसके बाद मैंने क्या फाइंड करना है, बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में ब्रैकेट्स को हल करना होता है, तो पहले मैंने वो फाइंड किया। बी इंटरसेक्शन सी नहीं पता था, क्वेश्चन मार्क बी इंटरसेक्शन सी। अब ये बुक आपने देखनी है, बी की वैल्यूज़ डाली, इंटरसेक्शन का साइन डाला और सी की वैल्यू। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन होते हैं दोनों के पास वो हम लिखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या था, यहाँ पे सी कॉमन है, हाँ है वो लिख दिया, डी कॉमन है नहीं, ई इसमें के पास भी इसके पास भी है, तो ये बी इंटरसेक्शन सी ये आ गया। अब इक्वेशन 1 को याद कर लिया, ये इक्वेशन 1 वापस आ गई, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी पता है, तो ए की वैल्यू, ए का सेट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का सेट। यूनियन में क्या करते हैं, सबको मिला के लिख देते हैं, सिर्फ तरतीब मद्देनज़र रखते हैं हम, यानी कि ए के बाद बी आए, बी के बाद सी आए, ठीक है। तो ए उसके बाद बी लिखा, मिला के लिखते हैं दोनों सेट्स को, ए बी सी 2 दफ़ा एक दफ़ा लिखेंगे, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। डी इसके पास है इसके पास नहीं है, कोई मसला नहीं, यूनियन में हम लिख सकते हैं। और ई इसके पास है इसके पास नहीं तो भी लिख सकते हैं। यूनियन में हम मिला के रहते हैं लेकिन एक तरतीब के साथ, ए के बाद बी सी डी ई। तो समझ आ गई, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जस्ट सिंपल यूनियन और इंटरसेक्शन था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। इसमें क्या है जी, वहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, बाहर इंटरसेक्शन अंदर क्या है यूनियन। तो आपने इसको फाइंड करना है, वही काम किया, इसको इक्वेशन 1 का नाम देके क्वेश्चन मार्क डालने के बाद इक्वेशन 1 बना दिया इसको, ताकि हम इसको बाद में बुला सकें, यानी इसका नाम लेके हम इसको बुला सकेंगे इस तरह करने से। तो इसके अंदर बी यूनियन सी हमें नहीं पता था, पहले वो फाइंड करेंगे। पहले वैसे भी ब्रैकेट को हल करते हैं, बी का सेट यूनियन सी का सेट। तो यूनियन में क्या करते होते हैं, सबको मिलाकर लिखते हैं, तो मिलाकर लिखते हैं, लेकिन आपने फिर बात को ये तरतीब को मद्देनज़र रखना है, यानी कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। वैसे आप मिला के भी लिखते हैं, सी को पहले लिख दें, डी को बाद में चलेगा, लेकिन तरतीब के साथ लिखेंगे वो ज़्यादा बेस्ट है और यही ज़्यादा समझ आने वाला है। जो चेक कर रहा था उसको समझ भी आती है, इसलिए आपने तरतीब को मद्देनज़र रखना है। यानी कि गिनती होगी तो आपने 1 2 3 से शुरू करना है, और अगर आपके पास ये अल्फ़ाबेट्स है तो आपने A B C D से शुरू करना है, जो उनका ऑर्डर होता है नेचुरल।
अच्छा जी, तो इन सबको मिला के लिखना है। पहले ए को लिखें, उसके बाद देखें बी है, इनमें नहीं है, सी है, सी दोनों के पास है, एक दफ़ा लिखें, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। डी इसके पास भी है, इसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, एक दफ़ा लिखें। ई इसके पास है, इसके पास है, एक दफ़ा लिखें। ई के बाद एफ है, दोनों के पास है, एक दफ़ा लिखें। बी यूनियन सी आ गया। अब आपको बी यूनियन सी पता लग गया, पूरी इक्वेशन को बुला लें। इक्वेशन 1 बिकम्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए का सेट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का सेट। तो अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक दफ़ा लिखें। बी इसके पास है, इसके पास नहीं है, काट दें। सी इसके पास है, इसके पास भी लिखें। डी इसके पास है, इसके पास भी लिखें। ई एफ इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसलिए ए सी डी इन दोनों में कॉमन है, इसलिए क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो ये फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट को देख लें। इसमें क्या है जी, ये सवाल है, इसको मैंने एक दफ़ा रिपीट किया और इक्वलिटी का साइन डालने के बाद क्या कहते हैं उसे, क्वेश्चन मार्क डाला और क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया, ताकि मैं बार बार जब भी इस सवाल को याद करना चाहूँगा तो मैं कह दूँगा क्वेश्चन 1 बिकम्स, क्वेश्चन 1 में ये है वो है। ठीक है, ये हमने इसको एक नाम दे दिया अपनी सहूलत के लिए। अब इसमें दो ब्रैकेट्स हैं जो हमने फाइंड करनी है, इंटरसेक्शन बी और ये इंटरसेक्शन सी। पहले ब्रैकेट्स फाइंड करेंगे तभी तो हम यूनियन ले सकते हैं, वरना हमें इंटरसेक्शन बी के बारे में नहीं पता, इंटरसेक्शन सी के बारे में नहीं पता, पहले वो फाइंड कर लें। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी सॉरी, और ए इंटरसेक्शन सी आपने फाइंड करना है। तो ए पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लें। ए की का सेट आपको बुक में नज़र आ रहा होगा, वो देख के लिखें। बुक अब आपने खोल के रखनी है, मैं बुक बार बार सामने लाऊंगा, मेरा टाइम ज़ाया होता है, आपका टाइम भी कीमती है। तो बी का सेट भी लिखा। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन होते हैं दोनों में एक जैसे होते हैं वो लिखते हैं। ए इसके पास है, नहीं है। बी इसके पास है, इसके पास भी नहीं है, नहीं लिखेंगे। सी इसके पास है, इसके पास भी लिखते हैं एक दफ़ा। डी इसके पास है, इसके पास भी लिखते हैं एक दफ़ा। बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया। अब ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए का सेट इंटरसेक्शन सी का सेट। तो इन दोनों में कॉमन क्या था, ए और सी, वो उठा के लिख दिया। ए इंटरसेक्शन बी ये भी फाइंड हो गया, इंटरसेक्शन सी ये भी फाइंड हो गया। अब आप कर दें क्वेश्चन 1 को याद करें कि आ जाओ यार तुम्हारा काम हो गया। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी, जस्ट वैल्यूज उठा के लिखनी है। इंटरसेक्शन बी क्या था, सी डी, और यूनियन लेना है इनका ए सी। यूनियन में क्या होता है, मिला के लिखते हैं, मिला के लिखेंगे लेकिन ऑर्डर 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 तरतीब से लिखना है। ए को पहले लिखें, फिर देखें बी या नहीं है, तो बी के बाद क्या आता है सी, इसको लिखें, सी के बाद क्या आता है डी। यूँ आपका ये आ गया क्या आंसर। ठीक हो गया, पूरा पेज भी आ रहा है सामने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1 के नेक्स्ट पार्ट की जानिब। हाँ जी, ये भी बहुत ईजी है, यूनियन और इंटरसेक्शन लेने और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। तो इसमें ये इस सवाल को मैंने दोबारा रिपीट किया, इक्वालिटी का निशान डाल के क्वेश्चन मार्क किया और इसे क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया, ताकि हस्बे ज़रूरत जब भी मुझे ज़रूरत हो मैं इसको बुला सकूँ, याद कर सकूँ। इस क्वेश्चन में मसला ये था कि हमें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम इंटरसेक्शन तभी ले सकते हैं जब हमें ये पता होंगी। तो हमने ए यूनियन बी क्वेश्चन मार्क, बी यूनियन सी क्वेश्चन मार्क, पहले इनको फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू ए का सेट यूनियन बी का सेट, बुक देखनी है आपने। यूनियन में क्या करते हैं, सबको मिला कर लिखते हैं लेकिन ऑर्डर के साथ, तरतीब के साथ। पहले ए को लिखें, फिर बी को, सी को, यानी सी इसके पास हो ना हो, एक किसी सेट में भी हो तब भी लिखते हैं, लेकिन रिपीट नहीं करना। डी इसके पास भी, इसके पास भी एक दफ़ा लिखना। बाकी क्या बचा, ई एफ ओ भी लिख दिया तरतीब के साथ। ए यूनियन बी आ गया, बी यूनियन सी देखें क्या है ये, बी का सेट यूनियन सी का सेट। तो बी के सेट में और सी के सेट में सबको मिला के लिखना है, लेकिन तरतीब के साथ, ए बी सी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। ए पहले लिखा, उसके बाद बी को ढूंढें, बी नहीं है। सी है जी, ए किसी एक के पास भी होगा तो भी चलेगा, दोनों के पास होगा तो एक दफ़ा लिखेंगे। यूनियन इंटरसेक्शन बहुत आसान है, आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी होगी। ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ। ए के बाद बी नहीं आया तो सी है, सी के बाद क्या है, डी है, किसी के पास क्या है लिखते हैं, ई है जी, हाँ जी है। ई के बाद क्या था, एफ, एफ इसके पास है, ई एफ जी, जी है जी, जी है जी, एच वगैरह नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी यूनियन सी। ये दोनों ब्रैकेट सब फाइंड हो चुकी हैं। अब आप क्वेश्चन 1 को याद कर लें, वो हाजिर हो गई। अब वैल्यूज़ डालें, ए यूनियन बी की का सेट इंटरसेक्शन ए बी यूनियन सी का सेट। अब इंटरसेक्शन में क्या करना है, जो कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है, ए इसके पास भी, इसके पास भी है, लिख दिया। बी इसके पास है, इसके पास नहीं है, नहीं लिखा। सी इसके पास के पास है, लिखा। डी इसके पास है, इसके पास भी लिखा। ई इसके पास, इसके पास, इसमें भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। एफ इसके पास है, इसके पास है, लिखा। जो कॉमन थे दोनों में वो लिखती है, वो क्या बन गया, इंटरसेक्शन की, और यही क्या है आपका आंसर। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका लास्ट पार्ट है। हाँ जी, देखिए लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का। इसमें क्या है जी, ये
बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए बी सी तीनों सेट आपके सवाल में बुक में मौजूद है, वहाँ से आपने देखने हैं। इसको मैंने दोबारा रिपीट करके सवाल को इक्वालिटी का निशान डालने के बाद क्वेश्चन मार्क और इक्वेशन 1, ताकि हमें इस पर ज़रूरत जब भी इस रिलेशन की ज़रूरत पड़ी हम इसको याद कर सकें। इसमें हमें मसला ये है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट नहीं पता, वैसे भी ब्रैकेट पहले सॉल्व होती हैं, तो हम पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे और ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों फाइंड कर लेते हैं। तो बी यूनियन सी क्या है जी, बी का सेट यूनियन सी का सेट। यूनियन में क्या होता है, मिलाकर लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, रिपीटिशन नहीं करते, जो दोनों के पास होता है एलिमेंट वो एक दफ़ा लिखते हैं और तरतीब से। तो ए से शुरू करें, ए आ गया, इसके पास है, इसके पास नहीं, कोई बात नहीं लिखेंगे। बी चेक करें, नहीं है। सी चेक करें, है, दोनों के पास एक दफ़ा लिखें। सी के बाद डी आता है, वो देखें चेक करें, इसके पास है। डी के बाद ई, इसके पास है, इसके पास है, दोनों के पास एक दफ़ा। एफ जी ठीक हो गया, ये बी यूनियन सी आ गया। ए इंटरसेक्शन बी में ए का सेट लिखा, इंटरसेक्शन बी, ए का सेट और बी, अब इन दोनों में कॉमन को आपने लिखना है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तरतीब से। पहले ए को चेक करें, है नहीं है, कॉमन नहीं है। बी कॉमन है, नहीं है। सी इसके पास भी, इसके पास भी, अब लिखें। डी इसके पास भी, इसके पास भी, अब लिखें। सी डी। अब ये दोनों ब्रैकेट्स फाइंड हो चुकी हैं। अब आप क्वेश्चन 1 को कहें यार तुम आ जाओ, तुम्हारा मसला हल हो गया है, ये आ गई। अब वैल्यूज़ उठा के डालें, ए बी यूनियन सी का सेट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का सेट। ये जगह कम थी इसलिए मैं नीचे आ गया। तो इन दोनों में कॉमन लेना है अब आपने। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ए है, नहीं है। सी है, हाँ जी है। डी है, हाँ जी है। कुछ भी बाकी कॉमन नहीं है, तो यही सी डी क्या है जी इसका आंसर। फाइनल रिजल्ट ये आ गया। तो ये तमाम सवाल आपकी स्क्रीन में भी आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि रियल लाइफ से उसने लिया है और बहुत इजी है। अगर ये सिंबल यूज़ करता तो आप चुटकियों में कर लेते, लेकिन उसने जानबूझ के आपको एक ख़ास सिनेरियो दिया, एक ख़ास माहौल दिया जिसको आप जानते हैं क्लासमेट्स के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आप ही की क्लास में लेट्स सपोज को एजुकेशन है, लड़के लड़कियां मिक्स पढ़ रहे हैं, तो टीम 1 और टीम 2 बनाई जाती है, किसी मुकाबले के लिए सर बनाते हैं। टीम 1 में कौन कौन है, अरसलान, वकास, नदीम, अली और रबिया। टीम 2 में समिया, अनीस, सोफिया, समीन। टीम 2 में लड़कियाँ ज़्यादा हैं, टीम 1 में लड़के ज़्यादा हैं। ओके, पता नहीं क्यों ओके। तो टीम 1 और टीम 2 का आपने क्या करना है, यानी सेट 1 ये हो गया। देखें वो आपको बुक वाला देखें ना, आपको ये समझाना चाह रहा है कि ये सेट्स जो है सिर्फ किताब में एग्जिस्ट नहीं करते, आप इसको रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगली जो एक्सरसाइज उसके अंदर वेन डायग्राम, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है जो कि रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इंशाल्लाह जब मैं आपको वो करवाऊँगा आपको ज़्यादा इसकी रियल एप्लीकेशन नज़र आएंगी सेट्स की। तो टीम 1 के सेट्स के एलिमेंट्स ये हैं, यानी यहाँ पर अरसलान को ए सिंपल है, WNA, लेकिन ए से क्या होगा कि ए इसके लिए भी आ जाएगा, इसके लिए भी आ जाएगा, कंफ्यूज होंगे, इसलिए पूरे नाम ही आप कंसिडर करें। अरसलान, वकास, नदीम, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, जस्ट यूनियन फाइंड करना है। असल में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि टीम 1 को पहले रख के फिर यूनियन लो टीम 2 के साथ, और टीम 2 को पहले रख के फिर यूनियन लो टीम 1 के साथ, तो ये रिज़ल्ट में फ़र्क नहीं पड़ता। यूनियन में आप तरतीब आगे पीछे कर लें तो फाइनल रिज़ल्ट पे असर नहीं पड़ता। ये कम्यूटेटिव लॉ है जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले इसको हमने प्रूव करना है, टीम 1 यूनियन टीम 2 इक्वल टू टीम 2 यूनियन टीम 1, ठीक हो गया। तो आगे आ जाएँ सोल्यूशन में जाके, टीम 1 पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली इस रिलेशन की, वो क्या है जी, टीम 1 यूनियन टीम 2। पहले हम इसको फाइंड करते हैं, टीम 1 यूनियन टीम 2, टीम 1 के सेट लिखें पूरे, यूनियन टीम 2 के सेट लिखें, जो एलिमेंट्स है वो लिखें। उसके बाद अब आपने यूनियन लेना। यूनियन में क्या करते हैं, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, बाकी सबको आप मिला के लिख लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इसमें अब मान्य नहीं रहता, क्योंकि अब क्या है एलिमेंट्स जो हैं वो ह्यूमंस हैं, तो उसमें आप किसी भी तरतीब से लिखते हैं चलेगा। पहले इनको लिखें, उसके बाद इनको लिखते हैं, बस ख़त्म। तो अरसलान पहले आ गया, फिर वकास, फिर नदीम, फिर अली, फिर रबिया। अब इनको भी उठा के यहाँ लिखते, समिया, अनीस, सोफिया, समीन, यानी जो आ रहे हैं एज इट इज़ मैंने उठा के लिख दिए। तो ये यूनियन में ये वाले सेट्स में ये वाला रिज़ल्ट आ गया, इन दोनों का कंबाइन रिज़ल्ट आ गया। इसे कहते हैं क्वेश्चन 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है, जस्ट आपने मिलाना था, यूनियन लेनी थी। तो अब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है इसको लेते हैं, टीम 2 यूनियन टीम 1। जस्ट क्या हो जाएगा, ये वाला सेट पहले आ जाएगा, ये वाला सेट बाद में। टीम 2 क्या है जी, समिया, अनीस, सोफिया, समीन, यूनियन अरसलान, वकास, नदीम, अली, रबिया। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ा सा काम ये किया कि मैंने कहा कि चलें ये और इसके साथ मैच करें। मैंने क्या किया,
यूनियन में तो मिला के लिखते हैं ना, तो मैंने इसको जहन में रखते हुए मैंने इस तरतीब के इस सेट को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, ताकि ये और ये आपको एकदम से मैचिंग में नज़र आए। वैसे आप इसको उठा के लिखें यूनियन, फिर इसके एलिमेंट्स को उठा के लिखें, तब भी आपका रिजल्ट 100% सही होगा। लेकिन दोनों को ज़रा एक तरह दिखाने के लिए मैंने क्या किया, इसको जहन में रखते हुए पहले इस सेट को लिख दिया, अरसलान वकास नदीम अली रबिया, और फिर इसको। ऐसा करने से दोनों का यूनियन तो हो ही गया, साथ में ये और ये आपस में मैचिंग में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वैसे मतलब बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल है ही नहीं, जस्ट नाम आ रहे हैं, थोड़ा आपको बड़ा बड़ा लग रहा होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन 1 and 2 से क्या साबित हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। क्या मतलब, टीम 1 यूनियन टीम 2 बराबर है टीम 2 यूनियन टीम 1, यानी कि यूनियन में आगे पीछे करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता रिज़ल्ट पे। ये पूरा सवाल भी आपके सामने आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल आपके सामने है। इसको भी मैंने हल किया हुआ, आसान था। जब तक कुछ नया कॉन्सेप्ट सामने नहीं आएगा, मैं अभी तक क्वेश्चन ऐसे ही आपको सॉल्व करके फिर समझा दिया करूँ कि बहुत इजी है। मतलब मैं इसको लिखूँ फिर टाइम ज़ाया होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए जो नया कॉन्सेप्ट आएगा मैं उसमें क्या करूँगा, आपको लिख के बताऊँगा प्रॉपर एक एक स्टेप। फ़िलहाल जो आसान है, इसलिए मैं आपको आपका अपना और मेरा टाइम बचा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है जी, कहता है जी एक्स अगर सेट है, यानी उसने एक तरह से आपको टेक्स्ट फॉर्म में सेट के बारे में बताया है, सिम्बॉलिकली नहीं बता रहा है। एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, वाई इज इक्वल टू सेट ऑफ 7 ऑड नंबर्स। कहता है फिर क्या करो, वेरीफाई करो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर दो सेट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी फाइंड करनी है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इस एक्सरसाइज के शुरू में मैंने इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताया, जो कि ईजी हैं बहुत। अच्छा, तो पहले जो उसने टेक्स्ट की फॉर्म में या बोल के हमें बताया सेट के बारे में, हम उसको सिंबल्स की फॉर्म में डालेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो एक्स सेट किसके बराबर है, वो कह रहा था फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से लेकर अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, उसका कोई एंड हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पे वो बता रहा है कि पहले 5 नेचुरल नंबर लो। इसका मतलब क्या है, पहले 5 लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, गिनती ही 5 तक है। ओके, फिर कह रहा है 7 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 7, पहले 7 ऑड नंबर्स हैं, कौन से, वाई के एलिमेंट्स। तो पहले 7 एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, ऑड आपको पता है कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं जाते, 1 3 5 7 9 11 13। अब इनको गिने, 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 ऑड नंबर्स ये आ गए। ठीक हो गया, सेट्स अपनी असल शक्ल में आ गए। अब आपने क्या फाइंड करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन की आपने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है। उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आप सेट्स की जगह बदल भी लें तब भी वो उनके रिजल्ट पे असर नहीं पड़ता। यानी एक्स को पहले रख के यूनियन लें वाई के साथ, एक्स को बाद में रखें वाई को पहले, तब भी इन दोनों के रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यूनियन के साथ भी इसी की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, इंटरसेक्शन में भी। यानी अगर होता है एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो वाई इंटरसेक्शन एक्स, रिजल्ट सेम रहता है। ठीक है, तो इसको करते हैं। एक्स यूनियन वाई क्या है जी, पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स यूनियन वाई है जी। एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 5 तक। यूनियन वाई की वैल्यू क्या है, 1 से 1 3 5 7 9 11 13। यूनियन में क्या करते हैं, हम मिला के लिखते हैं, रिपीटिशन नहीं करते, तरतीब रखते हैं और मिला के लिखते हैं। गिनती शुरू करनी है आपने 1 से करनी है, 1 2 3 4 5, यहाँ तक तो आप पूरा लिखें। 5 के बाद आप यहाँ पे आ जाएं, 7 9 11 13, ये सारे 7 9 11 13 ये लिखते हैं। मिला के लिखने से ये यूनियन बन गया, एक्स यूनियन वाई आ गया इक्वेशन 1। इसको आप नाम दे दें, क्योंकि आगे फिर मैं बताऊंगा कि ये लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर है, तो ऐसा करने से मुझे आसानी रहती है। अब आगे आ जाएँ पेज 2 के ऊपर। दूसरा पार्ट कौन सा था इसका, वाई यूनियन एक्स, ये फाइंड करें। तो वाई यूनियन एक्स क्या है जी, वाई का सेट यूनियन एक्स का सेट। इसमें भी अब आपने तरतीब को मद्देनज़र रखना है, 1 को देखना है दोनों के पास है, जो यूनियन में सबको मिला के लिखना है। दोनों के पास है तो एक दफ़ा लिखें, नहीं है एक के पास भी है तो भी लिखना है। 1 के बाद क्या आता है, 2 इसके पास है वो लिखें, 3 इसके पास है, इसके पास भी एक दफ़ा लिखें, 4 इसके पास है लिखें, 5 इसके पास, दोनों के पास एक दफ़ा लिखें। आगे 7 9 11 13 ये आ गया। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। 1 में क्या है, 1 2 3 5 3 4 5 और 7 9 11 13 सेम। तो जब इक्वेशन लेफ़्ट साइड राइट साइड बराबर होती हैं तो हम क्या कहते हैं कि हिंस प्रूव्ड, एक्स यूनियन वाई बराबर है वाई यूनियन एक्स, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव हो गया। फिर उसने हमें कहा था कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन भी फाइंड करो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी फाइंड करो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करो।
तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन तो हो गई है प्रूफ। अब आपने आल्सो वी नो दैट, ये अच्छी इंग्लिश जो होती है ना, ये ज़रूरी नहीं आपने एज इट इज़ लिखनी है, ये अपने पास से आप एज लिख के भी लिख सकते हैं, कुछ ना भी लिखें तब भी, अगर आप जस्ट ये लिख के शुरू हो जाएं या आप जस्ट एज लिख के इस रिलेशन डालने के बाद शुरू हो जाएं तो भी चलेगा। समझ आ रही? मैथ के अंदर जब भी आप स्टेप्स करते हुए नाउ, हिंस, एज वी नो दैट, इस तरह की जो भी इंग्लिश थोड़ी बहुत मैं घुसा रहा होता हूँ अपने पास से या आप भी घुसाएंगे, तो वो कोई रट्टे मारने वाली चीज़ नहीं होती, वो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी जो सेंस बन रहा हो ना आप लिख सकते हैं, हिंस, एज, जैसा कि ये सही है। तो ये इस तरह होता है, क्योंकि हम जो है ना क्वेश्चन को समझा रहे होते हैं एक तरह से, जो देखने वाला होता है एग्जामिनर होता है, आपके टीचर होते हैं, आप खुद टीचर हैं तो किसी को समझा रहे हैं, तो ये एक समझाने में आसानी पैदा करने के लिए होता है, इसको आपने रटना नहीं है। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है जी? एक्स को पहले रखें, वाई को बाद पहले रखें, इंटरसेक्शन ले जेड पे असर नहीं पड़ता, एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर है वाई इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। यानी जैसे 2 + 3 बराबर है 3 + 2, प्लस के अंदर भी अगर आप रियल नंबर्स में आप जब प्लस करते हैं तो अगर नंबर्स को आगे पीछे भी कर दें तो रिजल्ट सेम रहता है। तो क्या करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई आपने फाइंड करना है। एक्स क्या है जी? ये सेट इंटरसेक्शन वाई, ये सेट आप इंटरसेक्शन लेना है जो कॉमन है। इंटरसेक्शन में क्या होता है? जो कॉमन है। तो कॉमन क्या है? 1 3 4, 1 3 5 कॉमन है दोनों के पास, तो ये आ गया। अब इसको उठा के लिखें वाई इंटरसेक्शन एक्स, इसको फाइंड करें वाई का सेट इंटरसेक्शन एक्स का सेट, इनमें कॉमन क्या है? वही 1 3 5। तो इक्वेशन, अच्छा जानबूझ के मैंने पहले इक्वेशन 1 2 अब 3 4 लिख रहा हूँ क्योंकि सवाल एक ही है ना, इसको मैं अगर 1 करता है इसको 2 करता तो आप थोड़ा से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सवाल पीछे से एक ही चल रहा है, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया, इसको इक्वेशन 4 का। तो आगे यहाँ देखें फ्रॉम 3 and 4 क्या हो गया? एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर है वाई इंटरसेक्शन एक्स, हिंस प्रूफ। यानी इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको पूरा प्रूफ कर लिया। यानी क्या था, उसने हमें 2 सेट्स दिए थे एक्स वाई और कहा था कि यूनियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करो। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ये थी, एक्स यूनियन वाई फाइंड किया, उसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, और फिर वाई यूनियन एक्स फाइंड किया, उसको इक्वेशन 2 का नाम दिया, फिर 1 और 2 सेम रिजल्ट दे रहे थे, तो ये हमारा पहला हिस्सा प्रूव हो गया, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। उसके बाद हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का रिलेशन लिखा और उसके बाद उसको भी, इसको लेफ्ट साइड कॉल किया ये आया, राइट साइड कॉल किया ये आया। चूँकि पहले इक्वेशन 1 2 यूज़ हो रही थी इसलिए मैंने इसको 3 और 4 का नाम दिया, 3 और 4 बराबर हैं तो ये प्रूव हो गया। ठीक हो गया, ये पेज 1 और ये पेज 2, ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 के अब कुछ पार्ट्स हैं जिनमें आपने क्या फाइंड करना है, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये जो लॉज हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इस वीडियो के शुरू में मैंने डिटेल से समझाई हैं, जो कि बहुत आसान रिलेशन है, जस्ट यूनियन और इंटरसेक्शन का ही खेल है और कुछ भी नहीं है। थोड़ा रिलेशन बड़े हो जाते हैं, बाकी आपने प्रोसेस सेम ही करना होता है। तो इसको शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 क्या है जी, एक्स इज इक्वल टू एम्प्टी सेट का सिंबल होता है ये, वाई इक्वल टू दिस वन, जेड इक्वल टू दिस वन। ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 के सेट्स की शक्ल है। तो अब आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन हमला करेगा इंटरसेक्शन पे, फिर इसके बाद कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, अगेन एक और भी हम एडिंग बनाएंगे, वो क्या होगा, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, चूँकि हमारे पास सेट्स जो हैं वो एक्स वाई जी हैं, इसलिए हम ए बी सी अब यूज़ नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई जी यूज़ करेंगे। यानी सेट्स के नाम डिफरेंट हो सकते हैं, रिलेशन सेम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की जो फॉर्म है ना वो सेम रहेगी, सिर्फ अगर यहाँ पे सेट्स यूज़ हो रहे हैं एक्स वाई जी तो हम यहाँ पे एक्स वाई जी लिखेंगे, अगर ए बी सी यूज़ होते हैं हम क्या लिखते हैं, ए बी सी। पी क्यू आर यूज़ होगा तो हम लिखेंगे पी क्यू आर। तो यूनियन को आपने हमला करवाना है कैसे, एक्स यूनियन ब्रैकेट के अंदर वाई इंटरसेक्शन जेड, अंदर कौन है, इंटरसेक्शन, बाहर से कौन आ रहा है हमला करने, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इस लेफ्ट साइड को आपने जहन में रखना है, एक्स यूनियन ओवर क्या है जी, वाई इंटरसेक्शन जी। तो अब आपने क्या करना है, जब एक्स यूनियन के साथ हमला करेगा अंदर तो क्या करेगा, एक्स यूनियन वाई के साथ बना देगा और जेड के साथ। देखें एक्स ने हमला किया तो एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन जेड, जो ये इंटरसेक्शन था ये बाहर आ गया। ठीक हो, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये रिलेशन, ये जो इक्वेशन है ये आपने जहन में रखनी है।
और आप 2-3 दफ़ा इसको खाली आप इस लेफ़्ट साइड को जहन में बिठा लेना कि जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है तो आपने क्या रखना है, यूनियन को बाहर रखना है, इंटरसेक्शन को अंदर। फिर राइट साइड पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई के साथ भी, जी के साथ भी, और जो इंटरसेक्शन है वो बाहर आ जाएगा। तो आपको ये भूलेगा नहीं कभी भी। इसका अपोजिट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। उसमें क्या होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यूनियन। तो यहाँ पे फिर तरतीब बदल जाएगी, ठीक है, वो भी देखते हैं हम। तो ये हेडिंग देने के बाद आपने ये वाला जो उसका रिलेशन था वो लिखा, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था वो लिखा ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। उसके बाद आपने क्या करना है, पूरे को एक ही दफ़ा आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। वो क्या है, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क किया आपने। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, इसमें एक्स ब्रैकेट जो है ना वो आपने फाइंड करनी है, वाई इंटरसेक्शन जी, वाई का सेट इंटरसेक्शन जी। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है वो लिखते हैं, 1 2 कॉमन है, वो आ गया। नाउ अब आपने इस पूरे को उठा के लिखना है, वाई एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी। तो एक्स क्या है जी, एम्प्टी सेट है, यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी क्या आता है, 1 2। तो यूनियन में क्या आता है, मिला के लिखते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट बेशक हो 1 2, यही आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, एक्स यूनियन इंटू वाई इंटरसेक्शन जी क्या आ गया, 1 2। ठीक हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो के आ गई 1 2। अब राइट साइड का आंसर भी 1 2 ही आना चाहिए, तभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को कह सकते हैं कि ये साबित हो गया। आगे चलें, ये अगला पेज है। अब राइट हैंड साइड क्या है जी, वो ये थी, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी। इसको आपने फाइंड करना है, लेकिन आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले हल करना है, तब आप इंटरसेक्शन ले सकते हैं। तो एक्स यूनियन वाई क्या है जी, एक्स का सेट एम्प्टी सेट था और वाई का था ये सेट। यूनियन में तो आपको मिला के लिखना होता है, इसलिए एम्प्टी सेट कोई भी मसला नहीं करेगा, आपने लिख दिया। यूनियन जी में क्या होगा, 1 2 और इंटरसेक्शन, सॉरी ये यूनियन क्या है, एम्प्टी सेट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 2। अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक हो गया। अब आप इसको बुला लें, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी। तो दोनों के सेट्स लिखिए और इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है वो लिखते हैं, तो आंसर क्या आ गया, 1 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, देख लें, ये देख लें। इक्वेशन 1 का आंसर क्या आया था, ये क्या था, लेफ्ट साइड का 1 2, और राइट साइड को हल किया तो आंसर क्या आया, 1 2। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड की, और ये रिलेशन डाल के हम लिखेंगे हिंस प्रूफ्ड। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ। अब चलते हैं, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फाइंड करना है, वो देखते हैं। वो पेज बना हुआ है ये। अब क्या है जी, ये हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, उसमें क्या था, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन बाहर से हमला करेगा, इंटरसेक्शन अंदर क्या होगा, यूनियन। जब एक्स अंदर आएगा तो एक्स वाई के साथ भी इंटरसेक्शन बना लेगा, जी के साथ भी यूनियन को बाहर धकेल देगा। तो ये क्या है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यहाँ से देखें, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अच्छा, अब इसमें भी आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल करें, उसके बाद राइट हैंड साइड को, इस तरह आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, ये सेट, ये लेफ्ट साइड है, यहाँ अगर मैं खड़ा होता हूँ तो मेरा बाएं साइड ये है, तो ये आ गई। इसको कुछ क्वेश्चन मार्क डाला, इसमें पहले ब्रैकेट को हल किया, वाई यूनियन जी, वाई को पहले लिखा, फिर यूनियन जी को लिखा। यूनियन में आपको पता है मिला के लिखते हैं, तो ये आंसर आ गया 1 2 3 4 5। अब आप इस पूरे रिलेशन को याद कर लें, उठा लें, एक्स के एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी क्या आया था, ये उठा के लिखा। इंटरसेक्शन में कॉमन जो होता है वो लिखते हैं, तो कॉमन तो इनमें कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी सेट ही आ जाएगा आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, इक्वेशन, अच्छा देखें, पहले इक्वेशन 1 और 2 इसी सवाल में यूज़ होगी, इसलिए मैं अब इक्वेशन 3 यूज़ कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन 3 आप इसे कह लें। अब राइट हैंड साइड को उठा लें, वो ये ऐसे क्वेश्चन मार्क डालें, इसमें आप पहले इस ब्रैकेट को हल करें, फिर इस ब्रैकेट को, एक्स इंटरसेक्शन वाई वो फाइंड करें, एक्स के एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन वाई क्या है, ये सेट। इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है वो लिखते हैं, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। एक्स इंटरसेक्शन जी, इन दो में भी कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा जी, अब आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी। पूरे रिलेशन को बुला लें, दोनों ही एम्प्टी हैं, तो एम्प्टी यूनियन एम्प्टी क्या हो जाएगा, एम्प्टी आएगा। फ्रॉम 3 and 4 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देख लें, देखें, लेफ्ट हैंड साइड एम्प्टी सेट, राइट हैंड साइड एम्प्टी सेट, समझ आ रही है ना। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था, ये लेफ्ट हैंड साइड, इसका आंसर क्या आया था, एम्प्टी सेट। तो राइट हैंड साइड को जब प्रोसेस किया उसका आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट। तो फ्रॉम 3 and 4 लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर, हिंस प्रूव्ड।
मैं आपको तमाम सवाल पे पूरा दिखा भी देता हूँ स्क्रीन में। ये पेज 1 है जी, थोड़ा कैमरा ऊपर कर लेते हैं। ये पेज 1 है आपका, ठीक है। पेज 1 ये आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, पेज 1। पेज 2 पूरा क्यों नहीं आ रहा? ये पेज 2 आ गया और ये आ गया पेज 3 फाइनल। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। इसमें 3 सेट्स दिए गए ए बी सी। आपने इसको भी क्या फाइंड करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। फिर क्या फाइंड करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये रिलेशंस आपको 2 दफ़ा प्रूव करने हैं। ये सवाल इस तरह से लंबा हो जाता है, वरना ये यूनियन और इंटरसेक्शन की गेम है और कुछ भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का हेडिंग देने के बाद आपने वो रिलेशन लिखना है। वो क्या है जी? ये है, यूनियन बाहर होगा, इंटरसेक्शन अंदर होगा। अब देखें ए बी सी है तो हम ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी लिखें। अगर एक्स वाई जी होता तो हमने पिछले सवाल में क्या लिखा था? एक्स यूनियन इंटू वाई इंटरसेक्शन सी। तो इसलिए आपने इस रिलेशन की पोजीशंस को देखना है, वो सेम रहेंगी, बाकी ए बी सी की जगह चेंज होती रहेगी। इसकी जगह एक्स वाई जी आ सकता है, पी क्यू आर कुछ भी आ सकता है। तो बेसिक जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो अपनी जगह बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। ए बी सी की शक्ल बदल सकती है और कुछ भी नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लेना है, ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको पहले ब्रैकेट को हल करना है। वो क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। बी लिखें, इंटरसेक्शन सी। अच्छा, ये देखें, आपने यहाँ पे ये सेट बड़े हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ए क्या है जी? 1 से लेकर 50 तक गिनती है, सब शामिल हैं। बी क्या है जी? ऑड नंबर्स है, 1 3 5 7 9 अप टू 100, यानी 2 के टेबल में जो नंबर्स नहीं आते वो सारे के सारे हैं। और ये क्या है? सी 2 4 6 8 10, यानी 2 का पहाड़ है, 2 का टेबल जिसमें नहीं आता वो है। और 1 से लेकर 50 तक तमाम गिनती है। तो इसलिए सारे के सारे नंबर्स लिखने के बजाय मैंने जो बुक में फॉर्मेट यूज़ हुआ है मैंने उसी को यूज़ किया। मैंने सारे नहीं लिखे, वरना बहुत लंबा हो जाता है। बाद बच्चे सारा सेट खोल के लिख रहे होते हैं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो बी का सेट लिखा, इंटरसेक्शन सी का सेट लिखा। बी और सी का इंटरसेक्शन से मुराद का जो दोनों में कॉमन होगा। और कितना बड़ा सेट है, कितना बड़ा सेट है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। इसके अंदर 2 का टेबल नहीं आता और ये है ही 2 का टेबल, यानी इसमें जो 2 के साथ टेबल में आ सकते हैं नंबर, वो इसमें होते ही नहीं है, तभी तो ये ऑड नंबर्स बनते हैं। और ये इवन नंबर्स का सेट है, इसमें होते ही 2 के टेबल वाले एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो इसमें गैप है वो यहाँ पर आ गया है, जो इसमें गैप है वो यहाँ पर आ गया। इसलिए ये उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा दिया है, कॉन्सेप्ट आपका चेक करने के लिए। तो आप क्या करेंगे? इसको स्मेल कर लेंगे। आप सिर्फ 1 3 5 7 को गौर करें ना, शुरू के 4 को गौर कर लें, तो ये आपस में मैच नहीं कर रहे। 1 इसके पास है, इसके पास नहीं है। 2 इसके पास है, इसके पास नहीं है। 3 इसके पास है, इसके पास नहीं है। 5 इसके पास है, इसके पास नहीं है। 4 इसके पास, इसके पास, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक होगा? ओके, बी इंटरसेक्शन सी अब फाइंड हो गया। तो आपने ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी को बुला लें पूरे को। ए क्या है जी? 1 से लेकर 50 तक गिनती, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, एम्प्टी सेट आ गया। यूनियन में क्या करते हैं? यूनियन की ब्यूटी क्या है? वो तंग नहीं करता, सबको मिला के लिख लो। एम्प्टी सेट यूनियन दिस वन, तो ये क्या आ जाएगा? यही वाला सेट वापस आ जाएगा, इक्वेशन 1। ना राइट हैंड साइड क्या है जी? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी ए यूनियन सी। पहले ब्रैकेट सॉल्व करें। ए यूनियन बी आपके पास क्या आ गया? ए का सेट यूनियन बी का सेट। तो यूनियन में आपको पता है कि मिलाकर लिखते हैं और रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। तो 1 से लेकर 50 तक और ये 1 से लेकर 49 तक है। तो ये सारे का सारा सेट इसके अंदर पहले से मौजूद है, इसलिए यही सेट आंसर में आ जाएगा। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? वही सेट, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी गायब नहीं है, सब शामिल है। ये पूरे का पूरा इसके अंदर मौजूद था पहले से, इसलिए रिपीटिशन तो करनी नहीं है, इसलिए यूनियन में आप पूरा सेट लिख देते हैं। अच्छा, अब क्या होगा? ए यूनियन सी आपने फाइंड करना है। ए क्या है? वही 1 से लेकर 50 तक तमाम गिनती। सी क्या है जी? 2 का टेबल, 2 4 6 8 अप टू 50 तक। तो फिर अगेन ये जो सेट है इसके अंदर तमाम के तमाम 2 के पहाड़े, 2 के अलावा सब कुछ शामिल है, कुछ भी मिस नहीं है। तो इसलिए यूनियन की खूबसूरती क्या है कि अब ये इसको लेता हुआ पूरा का पूरा आ जाएगा, यानी ये पूरे का पूरा सेट ही आंसर में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सारा इसके अंदर मौजूद है।
तो ए यूनियन बी भी आ गया, बी यूनियन सी भी आ गया। अब इन दोनों को मिलाएं किसके साथ, इंटरसेक्शन के साथ। नेक्स्ट पेज पे ये आ गया जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक। इंटरसेक्शन लेंगे तो वही सेट वापस आ जाएगा, क्योंकि सारे का सारा सेट कॉपी पेस्ट है, ये कॉपी है, ये कॉपी, एक ही जैसे सेट है। तो इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 1 को देखें और इक्वेशन 2 को देखें, सेम आंसर आ रहा है फ्रॉम 1 एंड 2। 1 क्या है जी, लेफ्ट साइड को जब सॉल्व किया तो आंसर क्या आता है, 1 से लेकर 50 तक। राइट साइड को सॉल्व किया तो आंसर क्या है, 1 से लेकर 50 तक। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड की, ये वाली साइड इसकी बराबर है, तो हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। हम अगेन भी उसने हमें ये भी कहा था कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी फाइंड करो। उसमें क्या होता है, यहाँ पे पहले यूनियन था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन बाहर होगा, यूनियन अंदर होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, ए बी के साथ इंटरसेक्शन, ए सी के साथ इंटरसेक्शन, और ये यूनियन क्या आ जाएगा, बाहर। तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया। इसमें पहले ब्रैकेट कॉल करें, बी यूनियन सी, बी का सेट यूनियन सी का सेट, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाए, तो ये आ गया बी। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद आपको बताता हूँ, ये देखें, यूनियन में आपने क्या करना होता है, मिला के लिखना होता है, लेकिन तरतीब के साथ। 1 3 5 7 9 अप टू 49, 2 4 6 8 अप टू 50। इसके अंदर जो गैप है वो 2 4 6 का है, तो वो सारे का सारा जब मिक्स होगा तो ये पूरी की पूरी गिनती बन जाएगी, 1 2 3 5 6 और अप टू 50, ठीक है। ये आ गया यूनियन। अब क्या करना है, अब आपने बी यूनियन सी फाइंड कर लिया, तो अब पूरा रिलेशन क्या है, इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। ए को लिखा इंटरसेक्शन, बी यूनियन सी को लिखा, तो आंसर क्या आ गया, 1 से लेकर 50 तक। यूनियन में तो आपको पता, मिला के लिखते हैं, ये और ये कॉपी पेस्ट है एक दूसरे की, एक ही सेट है, ये सेट भी, ये सेट सेम है, तो यूनियन में आपका होगा, आप रिपीट नहीं करेंगे, पूरे का पूरा उठा के लिख देंगे, ठीक हो गया। अब राइट हैंड साइड क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको फाइंड करना है। इसमें पहले ब्रैकेट्स कॉल करें, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी। ए क्या है, 1 से लेकर 50 तक, बी क्या है, 1 3 5 7 अप टू 49, ऑड नंबर्स। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जस्ट कॉमन लिखते हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 9, जो ये वाले हैं ना वो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ वही रिजल्ट आएगा, 1 3 5 7, यानी सेट ऑफ ऑड नंबर ही रिजल्ट आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन में सी में क्या होगा, ए का सेट इंटरसेक्शन सी, सी क्या है, 2 4 6, 2 का पहाड़ा है, तो ये वाला सारे का सारा इसमें मौजूद है। इंटरसेक्शन लेना इट मीन्स सिर्फ 2 4 6 8 10 अप टू 50 तक यही कॉमन है, 2 का टेबल कॉमन है, तो वो उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब ए बी, ये दोनों ब्रैकेट्स हल हो चुकी हैं, अब इसको दोबारा बुला रहे हैं, इनका यूनियन लें। यूनियन लेंगे तो आपको क्या पता लगेगा कि एक ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1 3 5 7 9, यूनियन, यूनियन का सिंबल, ए इंटरसेक्शन सी 2 4 6 अप टू 50, 2 का पहाड़ा। 1 के दरमियान क्या है, 2, वो यहाँ पे है। 3 और 5 के दरमियान क्या है, 4। 5 और 7 के दरमियान क्या है, 6। इट मीन्स जो इसके अंदर गैप है वो यहाँ मौजूद है, जो इसका गैप है वो यहाँ मौजूद है। जब दोनों को मिलाएंगे, यूनियन लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 तक, तो ये 1 से लेकर 50 तक का पूरा सेट बनकर आपके सामने आ जाएगा। इसे आप कहते हैं क्वेश्चन 4 फ्रॉम 3 एंड 4। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये था 1 से लेकर 50 तक, और 4th क्वेश्चन में राइट हैंड साइड का आंसर क्या था, 1 से लेकर 50 तक। लेफ्ट और राइट बराबर है, इसलिए आप कह सकते हैं कि हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी फाइंड कर लिया, जो कि ये है हिंस प्रूव्ड। तो मैं तीनों पेजेस आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया पहला पेज, ये आ गया पहला पेज, ये आ गया दूसरा पेज, ये आ गया तीसरा पेज, ठीक हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, इसको देख लेते हैं। अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, इसमें अब ए बी सी एक्स वाई जी नहीं, अब नए सेट्स के नाम है पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्या है जी, 1 से 1 2 3 4 में से है, बाकी 5 6 7, 1 से लेकर 7 तक की गिनती है, 4 में से है। क्यू क्या है जी, 3 4 5 6। आर क्या है, हमेशा की तरह एम्प्टी सेट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आपने फाइंड करने हैं, दोनों रिलेशंस। तो पहले इसको फाइंड करें, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। पी क्यू के एतबार से क्या बनेगा, पी यूनियन इंटू क्यू इंटरसेक्शन आर। ये आपने ध्यान रखना है, मैं जब ये सवाल हल कर रहा था एक पेज ज़ाया हो गया,
मैंने ए बी सी जहन में होता है ना, तो मैंने लिखा ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, तो फिर मुझे पेज फाड़ के दोबारा नए सिरे से हल करना पड़ा। यानी यहाँ पे पहुँचा तो मुझे गलती होगी, तो पेज गंदा हो रहा था, मैंने दोबारा लिखा। तो आपने भी ध्यान रखना है पी क्यू आर एक्स वाई जी सेट्स के नाम डिफरेंट हो सकते हैं, आपने क्या करना है उनको ध्यान में रखते हुए ये रिलेशन लिखना है। तो पी यूनियन इंटू ए क्यू इंटरसेक्शन आर इक्वल टू पी, फिर यू यूनियन हमला कर देगा क्यू के साथ और आर के साथ, तो लेके बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, और इंटरसेक्शन को बाहर निकाल देगा। ये क्या है जी, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले आप उठा लें, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट को पहले हल करें, क्यू इंटरसेक्शन आर, क्यू क्या है जी 3 4 5 6, और आर क्या है जी एम्प्टी सेट। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, हमने इस सिंबल का एक्चुअल सेट लिख दिया। ओके, तो 3 4 5 6 का इंटरसेक्शन लेंगे, 3 4 5 6 में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट आएगा। अब पूरा रिलेशन उठा के लिखें, पी क्या है 1 2 3 5 7 6 7, यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर क्या आता है एम्प्टी सेट। तो यूनियन में आपको पता है मसला नहीं होता, हम जो एक सेट के पास चीज़ें होती हैं वो भी लिख सकते हैं, तो हमने वही किया, सेट को दोबारा रिपीट कर दिया। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन 1 बन गई। अब राइट हैंड साइड को उठा के देखें, वो क्वेश्चन मार्क डालें, इसमें अब 2 ब्रैकेट्स अननोन है, वो फाइंड करें, पी यूनियन क्यू और पी यूनियन आर। पी यूनियन क्यू क्या जी, पी का सेट यूनियन क्यू का सेट। तो पेज 2 पे आ जाएं, पी यूनियन क्यू आंसर क्या आ गया जी, यूनियन लेने से 1 2 3, सिर्फ इसमें ये सारा सेट इसके अंदर पहले से मौजूद था, सिर्फ 4 नहीं था, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और पी यूनियन आर क्या हो जाएगा, पी का सेट यूनियन आर का सेट, एम्प्टी सेट, तो कुछ भी नहीं होगा, यही सेट वापस आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में किसी एक सेट के पास भी एलिमेंट्स हो तो वो भी लिखे जाते हैं। तो ये आ गया। अब आपने रिलेशन को बुला लेना, पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन पी यूनियन आर, पी यूनियन क्यू का सेट इंटरसेक्शन पी यूनियन आर का सेट। इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन में सब कुछ कॉमन है इन दोनों सेट्स के पास, वाई 4 के, 4 इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 के अलावा सारा का सारा रिजल्ट बन जाएगा 1 2 3 5 6 7। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 में देखें आंसर क्या है जी 1 2 3 4 5 6, 4 नहीं सॉरी 1 2 3 5 6 7, और इक्वेशन 2 में क्या है 1 2 3 5 6 7। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड एक्सटेंस के बराबर आ गई, पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन क्यू पी यूनियन आर। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी आपका आधा सवाल हल हुआ है, कौन सा, ये वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये हल हुआ है, बाकी अभी हल करना है। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज है ये, हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, पहले क्या था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अब क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, मतलब अब इंटरसेक्शन का मामला है, इंटरसेक्शन हमला करेगा यूनियन पे, पी इंटरसेक्शन इंटू क्यू यूनियन आर। ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को पहले क्वेश्चन मार्क डालें, उसको उसके अंदर भी ब्रैकेट को पहले हल करें, क्यू यूनियन आर क्या आ गया, दिस वन, क्यू का सेट यूनियन आर का सेट। यूनियन क्या होता है, मिला के लिखते हैं, तो एम्प्टी सेट हमें मसला नहीं करेगा, हम वही उठा के लिख देंगे 3 4 5 6। अब पूरे इस रिलेशन को बुला लें, पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर, पी का सेट इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर का सेट। इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है वो लिखते हैं, तो आपके पास कॉमन क्या है 3 4 5 6, 4 सिर्फ इसके पास नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो 3 5 6 कॉमन आ जाएगा, 3 5 6 इन दोनों के पास है, तो ये आ जाएगा इक्वेशन 1। राइट हैंड साइड क्या है जी, पी, ये वाला आ गया राइट हैंड साइड, ये वाली साइड, ये राइट हैंड साइड आ गई। इसमें दोनों ब्रैकेट्स को पहले हल करें, पी इंटरसेक्शन क्यू, फिर पी इंटरसेक्शन आर करें। पी इंटरसेक्शन क्यू क्या है, पी का सेट इंटरसेक्शन क्यू का सेट। तो अगेन देखें इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ 3 5 6, 3 5 6 वो उठा के लिख दिया, 4 इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू ये आ गया। अब आप करते हैं नेक्स्ट पेज पे, पी इंटरसेक्शन आर, पी का सेट इंटरसेक्शन आर का सेट एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन में तो कॉमन लिखते हैं, तो कॉमन तो दोनों में के पास कुछ नहीं है, इसलिए एम्प्टी सेट आ जाएगा। और अब ये राइट हैंड साइड वाले पूरा जो पार्ट है वो उठा के लिखें, पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन आर। पी इंटरसेक्शन क्यू क्या था 3 5 6 यूनियन पी इंटरसेक्शन आर क्या था एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट और इसके साथ जब यूनियन लेंगे, यूनियन का फ़ायदा क्या होता है कि वो किसी एक के पास भी एलिमेंट्स हैं तो उसको भी जगह देता है, तो क्या आ जाएगा 3 5 6। तो फ्रॉम 1 and 2, वैसे ये फ्रॉम 1 and 2 नहीं करना चाहिए था, फ्रॉम 3 and 4 करना चाहिए था, क्योंकि 1 and 2 पहले भी आ गया। चलो इसको हम कर देते हैं फ्रॉम 3 and 4, इसको क्योंकि इसी क्वेश्चन में पहले 1 and 2 इक्वेशन यूज़ हो गई, इसलिए ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं, इसलिए मैं इसको कर देता हूँ फ्रॉम 3, और ये क्या है जी 3 and 4।
3 एंड 4, ठीक हो गया। तो 3 का क्वेश्चन 3 में देखें 3 5 6 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है, 3 5 6 3 5 6। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, ये वाली साइड का आंसर इस वाली साइड के बराबर है। तो यही तो हमने प्रूव करना था। तो मैं सारे के सारे जो पेजेस हैं वो आपको दिखा देता हूँ 1 बाय 1। थोड़ा कैमरा ऊपर कर लेते हैं। ये आ गया पेज 1, ये आ गया पेज 2, नज़र आ रहा है, ओके। ये आ गया पेज 3, ये आ गया पेज 4। नेक्स्ट अब जो सवाल रह गए वो देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। असल में जितने भी सवाल अभी तक मैं करता आ रहा हूँ उसमें आप देख रहे हैं कि मैं पहले से सवाल हल कर देता हूँ। उसकी वजह यह है कि यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, इन तीनों की गेम हो रही है, जो कि बहुत आसान है, पिछली क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आपने डी मॉर्गन्स लॉ के जो 2 फॉर्म्स हैं वो आपने प्रूव करनी है, इसलिए इसे आप कह सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉज कहना मुनासिब होगा, क्योंकि इसकी 2 फॉर्म्स हैं। ये दोनों ही डी मॉर्गन लॉ की कैटेगरी में आती हैं। अच्छा, इसमें जो सेट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, यू सेट ऑफ यू दिया गया है, सेट ऑफ ए, सेट ऑफ बी, और ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में, यानी कि जो इसकी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो सामने लाएंगे, वो देखेंगे, उसके बाद हम इसको प्रॉपर हल करेंगे। क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको तमाम स्टेप्स के बारे में, एक एक स्टेप के बारे में बताऊंगा कि मैंने क्या किया। तो अभी मैं रफ पेजेस 2 मैंने बनाए हुए हैं जहाँ पे मैं आपको सेट बिल्डर नोटेशन से, यानी कि इस वाली फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म से एक्चुअल फॉर्म में जो सेट को हमने कन्वर्ट करना है वो स्टेप्स थोड़े से दिखाता हूँ, वो कि एक्चुअली वो रफ़ अमल है, यानी वो रफ़ वर्क है, वो आप लिखना चाहें अलग से एक पेज पे साइड पे कर दें, अच्छी बात है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, यानी वो आपसे मांगा नहीं गया कि वो स्टेप्स आप करें। तो वो 2 पेजेस में आपको दिखा देता हूँ, आप करना चाहें अलग से रफ वर्क में कर लें, अदरवाइज़ क्वेश्चन की डिमांड ये हरगिज़ नहीं है। हुआ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास 3 सेट्स पड़े हुए थे, यू, सेट ऑफ ए, सेट ऑफ बी। तो इन सेट्स को हम कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में, यानी एक्चुअल फॉर्म में। तो वो मैंने थोड़ा सा अमल यहाँ पे किया हुआ है। वो क्या है, सेट ऑफ यू इस फॉर्म में दिया गया है, इसको पढ़ते कैसे हैं, ये पैरेंथेसिस के बाद एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल एन से मुराद क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से है। ये सिंबल एंड की होती है, और एक्स जो है वो लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और लेस देन और इक्वल टू 15 है। यानी वो बता ही रहा है कि 1 शामिल है, 15 भी शामिल है। 1 से लेकर 15 तक तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं सेट ऑफ नेचुरल से, वो इस सेट का हिस्सा हैं। ये सिंबल्स की फॉर्म में बात की गई है। मैं इसको एक ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ, यानी रफ वर्क में मैं इसको क्वेश्चन के तौर पर ले रहा हूँ। आपने ऐसे नहीं करना, आप करना चाहे तो कर दें, लेकिन मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने यू से इसकी एक्चुअल वैल्यूज़ कैसे निकाली। सॉल्यूशन में जाके आपने मैंने लिखा क्या, एज एन इज़ इक्वल टू, कैपिटल एन इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपको पता है कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन। यानी ये डॉट से मुराद क्या है कि ये जो नंबर्स हैं ये जारी हैं, इन्फिनिटी, लामहदूद। तो 0 से स्टार्ट नहीं होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, ठीक हो गया। ये सेट तो आपको पता है, पिछली क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं। हमेशा सेट टेबुलर फॉर्म के सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर जो पहला एक्स होगा ना शुरू स्टार्ट के अंदर, वो आपको असल में फॉर्म बताएगा कि किस फार्मूला एक तरह से बता रहा होगा कि आपने मेरी वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करना है। सबसे स्टार्ट वाला जो फॉर्म होगी, यहाँ पे एक्स है लेकिन आगे चल के देखें 2x है, ऐसे ही बी के लिए और फॉर्म बनी होगी, तो हमने उसको जहन में रखना है। बाकी उस एक्स को डिस्क्राइब किया जाता है, ये जो टेढ़ी सी लाइन है इसे कहते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब हर सिंबल का एक मतलब है, ठीक हो गया। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 15। तो अब मैंने कहा कि इस एक्स को यहाँ पे रखा, और यहाँ पे जो उसकी शर्त दी गई थी, उसकी एंट्रीज बताई गई थी कि एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से कौन कौन सी एक्स में कंसिडर किए जाएंगे, वो यहाँ से हम स्मेल करेंगे, खुशबू लेंगे उनकी। वो क्या है जी, 1 शामिल है, 1 से लेकर 15 भी शामिल है। तो फिर क्या करेंगे, एक्स की जगह 1, एक्स की जगह 2, एक्स की जगह 3 4 5 6 7 8 9
फिर 9 के बाद 10 11 12, तो वो लिखने फजूल था, लंबा पड़ जाता है, मैंने डॉट डॉट डाला। इसका मतलब क्या है, लास्ट वैल्यू क्या है एक्स की 15, यानी 1 से लेकर 15 तक तमाम के तमाम चूँकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से भी हैं और यहाँ पे उसको डिफ़ाइन भी कर दिया गया है, तो इसलिए हम यू को अब बाकायदा उसकी एक्चुअल फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 15 तक की तमाम नंबर्स, इस तरह भी लिख सकते हैं, और 1 2 3 डॉट 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 15। इससे क्या मतलब है कि इस तमाम के तमाम नंबर्स इसमें शामिल हैं। तो सेट ऑफ यू क्या हो गया, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। क्लियर हो गया। अब हम इस सेट को सवालात के अंदर यूज़ किया करेंगे। ये हमने यानी सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ यू को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, टेबुलर फॉर्म में, एक्चुअल फॉर्म में। अब आ जाएँ इसको सेट ऑफ ए को देख लेते हैं। सेट ऑफ ए की फॉर्म कैसी बनी हुई है, सिम्बॉलिक सिम्बल्स में कैसे बनी हुई है, 2x यानी पैरेंथेसिस सेट की फॉर्म 2x सच दैट x यानी यहाँ से आपको ना इसके अंदर आप x की वैल्यूज़ डालेंगे, आपको सेट ऑफ ए निकलता चला जाएगा। x क्या है जी, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से, एंड x एक्चुअल में जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से भी कहाँ से आएगा, वो बता रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 7, यानी 1 से लेकर 7 तक ही सिर्फ जो होंगे वो ए के सेट के तौर पर आएंगे। कैसे, जब आप इसको इस मशीन में डालेंगे 2x में। तो हमने क्या करना है, एज़ कहा जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या हैं जी, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो काम की चीज़ क्या है, 2x को आप यहाँ पे सवाल की फॉर्म में लिखें, x की वैल्यूज़ डालते जाएँ। कैसे, यहाँ से स्मेल करें, x की वैल्यू आपने डालनी है 1 से लेकर 7 तक, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 7, 1 से लेकर 7 तक सब डालनी है। डाली मैंने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, 6 डाला, 1 2 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 5, 2। देखें तो क्या फॉर्म बन गई ए की, 2 4 6 8 10 12 14। जस्ट यही नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, सेट ऑफ ए हैं। यानी वो ये फॉर्म आपको देता बजाय इसके उसने आपको चेक किया, टेस्टर लगाया, आपकी मैथमेटिकल स्किल्स को चेक किया, उसने कहा कि ए क्या है जी, सिंबॉलिक फॉर्म में उसने आपको ए दिया ताकि आप अपने दिमाग को यूज़ करें और वहाँ से कन्वर्ट करें इसको। यानी आपको उसको रीड करना आएगा तो आप कन्वर्ट कर लेंगे किस में, टेबुलर फॉर्म में। तो ये सेट ऑफ ए आ गया, सेट ऑफ यू भी हमने निकाल दिया, सेट ऑफ ए आ गया। ये सब का सब रफ वर्क है, अभी हम एक्चुअल सवाल को नहीं कर रहे। अच्छा आगे क्या है जी, बी। अब जो बी है उसको भी मैंने ऐसे सवाल के तौर पर लिखा है। बी हमें कुछ इस तरह से गिवन है, 2x + 1 सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 लेस दैन और इक्वल टू 7। यानी x जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से है, लेकिन नेचुरल नंबर्स में से भी सिर्फ 1 से लेकर 7 तक। ठीक होगा, यहाँ पे x आपको डिफाइन किया करेगा। तो हमने कहा जी एज़ हम जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स किसके बराबर है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो काम की चीज़ क्या है, 2x + 1 शुरू में जो है, यहाँ पे x के अंदर हम x की जो डिफाइंड वैल्यूज़ हैं वो डालेंगे। 2x + 1, x की वैल्यू 1 डाली, फिर 2 3 4 5 6 7 तक मैंने डाली। जो एंट्रीज़ हैं वो मैंने ब्लू कलर की रखी हुई हैं ताकि आपको दिखे। तो अब क्या होगा, 2 1 ज़ार 2 + 1 3, 2 2 ज़ार 4, 4 + 1 5। समझ आ रही है, 3 5 7 9 11 13 और 15। तो बी की वैल्यूज़ क्या आ गई, यानी सेट बिल्डर नोटेशन से सेट टेबुलर फॉर्म में जब ढला सेट तो वो क्या बन गया, एक्चुअल वैल्यूज़ दे रहा है वो क्या है, बी इज़ इक्वल टू 3 5 7 9 11 13 एंड 15। ए यू ए और बी अपने सेट बिल्डर नोटेशन से टेबुलर फॉर्म में आ चुके हैं। तो मैं अब आप उसको इसकी रफ वर्क जो है आपको दिखाता हूँ बाकायदा से दोबारा। ये पेज 1 है रफ वर्क का, अगर आप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं करना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैंने रफ वर्क का पेज 1 ये है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने ये पेज किया, ठीक हो गया। तो ये करने के बाद अब जो सेट्स बन रहे हैं वो तीनों सेट्स ये हैं, ठीक हो गया। यानी आपने जब सवाल हल करना है ना, ये मैं लिखना भूल गया था वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने यू का सेट इस फॉर्म में लिखना है, ए का सेट इस फॉर्म में लिखना है, बी का सेट इस फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपने आ जाना है इस पेज पे। अब यहाँ से बाकायदा आपका सवाल शुरू हो गया। यानी ये आपने लिखने हैं पहले कि मैंने अभी यू को पहचान लिया, मैंने ए को भी पहचान लिया, बी को भी पहचान लिया। फिर आप क्या आ जाएंगे इस पे। अब यहाँ से बाकायदा सवाल को मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, डी मॉर्गन्स लॉ को हमने प्रूव करना है, उसकी 2 फॉर्म्स हैं, उन दोनों को बताना है आपको। ये तो आपको पता लग गया। डी मॉर्गन्स लॉ की 2 फॉर्म्स कौन सी हैं, इसको मैंने 1 और 2 रोमन्स में नहीं, जो नॉर्मल हमारी इंग्लिश में जो नंबर्स यूज़ होते हैं वो मैंने यूज़ किए 1 2। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पे सिंबल
इंटरसेक्शन का है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनियन का। यहाँ पे यूनियन है तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। जस्ट यहाँ पे सिंबल एक दफ़ा इंटरसेक्शन यूज़ हो रहा है, एक दफ़ा यूनियन, इसलिए इसकी दो फॉर्म्स बनी हैं। ठीक हो गया। तो अब इसको हम पहले इसकी ये वाली फॉर्म जो है डी मॉर्गन्स लॉ की, ये प्रूव करेंगे, उसके बाद हम इस फॉर्म को प्रूव करेंगे। समझ आएगी। इस तरह से ये सवाल थोड़ा सा लंबा है कर दे। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसमें लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले उठा लेंगे, वो ये वाली साइड है वो ले ली, इसको क्वेश्चन मार्क डाला कि मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ। इस ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड होगा तभी उसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा ना, तो इसलिए मैंने ए कॉम्प्लीमेंट बी पहले फाइंड किया। ए कॉम्प्लीमेंट बी इक्वल टू ए का सेट कॉम्प्लीमेंट ये इंटरसेक्शन और फिर बी का सेट। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों सेट्स में कॉमन वैल्यूज़ होती हैं उनको लिखा जाता है। तो आप गौर करें 2 4 6 8 10 ये इवन नंबर्स हैं और ये ऑड नंबर्स हैं। इवन और ऑड कभी भी कॉमन नहीं होते। 2 और 4 के दरमियान जो गैप होता है वो ऑड नंबर होता है, और इनमें इवन नंबर ऑड नंबर्स में जो गैप होता है वो इवन नंबर्स होते हैं। इट मीन्स कि दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट होगा। अब आ जाएं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या होता है कि वो सेट जो होता है वो यू में से निकाल दिया जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी पूरा का पूरा जो आया था। तो अब हम चलते हैं पेज 2 की जानिब। ये आ गया जी पेज 2। तो ये यहाँ से ये स्टेप आप देख लें, यहाँ से नीचे हम चल रहे हैं ये वाला, उसके बाद हम क्या आगे नेक्स्ट पेज ये है ए कॉम्प्लीमेंट्स और ये इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू सेट लिखा मैंने, ये सारा 1 से लेकर 15 तक माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या था, एम्प्टी सेट। इसमें से इन दोनों में जो कॉमन होता है वो काट देते होते हैं और इस सेट में जो बचता है वो लिखते होते हैं। यानी इस सेट के अंदर से माइनस में क्या होता है, पहले वाले सेट में से दूसरे वाले सेट के तमाम एलिमेंट्स को निकाल दिया जाता है, और जो फिर बाकी बचता है सेट वो क्या कहलाता है, सब्ट्रैक्शन कहलाती है सेट्स की केस में। तो यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है, ये तो एम्प्टी सेट है, कुछ भी नहीं कटेगा। इट मीन्स यही वाला सेट वापस आ जाएगा 1 2 3 अप टू 15। पूरा सेट लिखने के बजाय, वैल्यूज़ लिखने के बजाय मैंने डॉटेड लाइंस के ज़रिए से ये ज़ाहिर किया कि ये सारी की सारी इसमें शामिल है। ये आ गया, यानी ये ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का लेफ़्ट साइड का आंसर आ चुका है। इसको मैं यानी कि एरो का निशान डाल के इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, रोमन में 1। ठीक हो गया। आगे जाके ताकि इसको मैं बाद में याद करूँ तो मैं कहूँ इक्वेशन 1, बार बार लिखना ना पड़े मुझे, जस्ट इक्वेशन 1 मेंशन करूँगा तो आप समझ जाएंगे कि इसकी बात हो रही है। अब राइट साइड को हमने प्रूव करना है। राइट हैंड साइड क्या है जी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट पता होगा, बी कॉम्प्लीमेंट पता होगा तो यूनियन ले सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, यू में से ए को निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट लिखा इक्वल टू यू माइनस ए। तो नीचे आ जाएं, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू का सेट पूरा का पूरा, यू की जगह यू का सेट माइनस साइन वैसे का वैसा, ए की जगह उसका सेट। तो माइनस में आपको पता क्या करते हैं, जो पहले वाला सेट होता है यू वाला सेट में से ए को निकालना होता है। यानी इसमें जो जो ए वाले एलिमेंट्स हैं वो सब के सब निकाल दें। मतलब जैसे 2 4 6 8 10 12 14 ये सारे निकाल दें। बाकी जो बचते हैं वो क्या कहलाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। बाकी बचा क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 और 15, ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद का यू माइनस बी, यू का सेट माइनस बी का सेट। इसमें भी अब जो बी के जितने भी एलिमेंट्स इसमें से निकाल दें। कौन कौन से हैं, 3 5, वैसे आप निशान भी मार सकते हैं, ना मारें तो भी आप स्मेल करें और लिख लें। वैसे आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मार रहा हूँ। 3 5 7 9 निकाल रहा हूँ मैं, ये 11 13 और 15। बाकी क्या बचा, 1 2 4 6 8 10 12 14, ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इन दोनों का हम यूनियन ले सकते हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का सेट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट। इन दोनों का यूनियन लेना। यूनियन से मुराद क्या होता है, इत्तेहाद, मिल जाना। इसमें अब हम क्या करेंगे, तो रिपीटिशन नहीं करेंगे। अगर दोनों सेट्स में कोई नंबर रिपीट हो रहा है वो रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा हम काम क्या करेंगे, तरतीब को मद्देनज़र रखेंगे। यानी 1 के बाद 2 लिखेंगे, 2 के बाद 3 लिखेंगे। ऐसे नहीं होगा कि हम पहले इस सेट को लिखें उसके बाद इसको लिखें, तो भी वो यूनियन ही होगा, लेकिन वो खिचड़ी बन जाएगी, पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने पैटर्न का ख़ास ख्याल रखना है। 1 को स्मेल करना है, 1 को लिखना है। 1 यहाँ भी है, अगर यहाँ भी है तो आपने एक दफ़ा लिखना है। 1 के बाद कौन आता है, 2। देखें इसमें 2 है, इसमें है जी, एक दफ़ा लिखें। 3 इसमें भी है, इसमें नहीं है, एक दफ़ा लिखें। 5 नहीं है इसमें, 5 देखें 4 है, दोनों में किसी के पास लिखते हैं 5। समझ आ गया। ऐसे मिला के आपने दोनों सेट्स को लिखा, तो ये 1 से लेकर
15 तक पूरी की पूरे गिनती बन गई। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं इसको डॉटेड के साथ डिनोट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जो सेट है वो श्रिंक हो जाए, थोड़ा सा कम जगह ले। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है 1 2 3 कॉमा डॉट 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 मत मीन्स 4 5 6 7 8 तमाम के तमाम नंबर्स इसमें शामिल हैं कॉमा 15। इस फॉर्म में डालने का मतलब ये था, ज़रूरी इसलिए भी था कि पीछे जो इक्वेशन 1 है ना लेफ्ट हैंड साइड, उसमें मैंने जो आंसर है उसको मैंने इस फॉर्म में डाला था। तो मैंने जानबूझ के इसको इस फॉर्म में लाया ताकि आपको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 बिल्कुल सेम नज़र आएगी। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम आंसर दे रही है। जब लेफ़्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर सेम आता है तो ये अपने आप में एक प्रूव होता है कि आपने जो रिलेशन प्रूव कर रहे थे वो प्रूव हो चुका है। मैनी मीन्स डी मॉर्गन्स लॉ का जो पहली फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, वो प्रूव हो चुकी है। वो क्या आ जाएगी? तो मैं अब क्या बात करूँगा, ये मैं बोलूँगा कि फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मुराद क्या है कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ये दोनों के आंसर्स मैच कर रहे हैं, इसलिए दोनों ये बराबर हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हिंस प्रूव्ड। डी मॉर्गन्स लॉ का एक जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्रूव हो चुकी है। अब दूसरी फॉर्म जो उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अभी वही सवाल जारी है, समझ आ रही है? तो अभी हम चलते हैं फॉर्म 2 की जानिब, जो कि ये है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको प्रोसेस करेंगे। वो लिखी मैंने फॉर्म, इसमें भी अब लेफ्ट हैंड साइड को पहले टारगेट किया। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, तभी उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं ना। तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए का सेट यूनियन बी का सेट। यूनियन में क्या करते हैं, मिला के लिखते हैं, रिपीटिशन नहीं होती। जो 2 दफ़ा नंबर्स होते हैं दोनों सेट्स में वो 1 दफ़ा लिखते हैं। किसी एक में भी नंबर हो तो वो भी लिखते हैं। अगर एक नंबर इसमें है और इसमें नहीं है तब भी हम लिखते हैं। सिर्फ तरीक़ाकार क्या होता है कि हम तरतीब को मद्देनज़र रखते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो 1 तो इन दोनों के पास नहीं, इसलिए 2 से आगाज़ करेंगे। 2 इसके पास है, इसके पास नहीं है, लिखें। 3 देखें, अब 2 के बाद 3 आता है, स्मेल करें, इसके पास है, इसके पास है, यहाँ पे लिखते हैं। 4 इसके पास है, इसके पास नहीं है, लिखें। 5 इसके पास है। ऐसी चीज़ जब आप चलाएँगे तो 2 से लेकर 15 तक नंबर बन जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इसका ए यूनियन बी मिल गया। अब इसका आपने क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, ये पूरे का पूरा यू में से निकाल देंगे, यू माइनस ब्रैकेट में ए यूनियन बी। तो पहले यू का सेट लिखें जो कि 1 से लेकर 15 तक है, माइनस ए यूनियन बी क्या निकाला था 2 से लेकर 15 तक, तमाम के तमाम नंबर्स। तो माइनस में क्या होता है कि जो दूसरा सेट होता है वो पहले वाले सेट में से निकाल दिया जाता है। यानी मीन्स जो एलिमेंट्स सेकेंड नंबर वाले सेट में मौजूद होते हैं वो यू में से सारे के सारे ख़ारिज कर दिए जाते हैं। तो आप देखें 1 के अलावा तमाम के तमाम नंबर्स इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। इट मीन यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो कॉमन होते हैं ना दोनों में से वो काट दिए जाते हैं, जो बच जाते हैं पहले सेट में वो आंसर होता है। तो 2 से लेकर 15 तक, 2 से लेकर 15 तक सारे के सारे काट जाएंगे तो बचेगा क्या 1। इट मीन्स ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया 1 के। इस इक्वेशन 3 का नाम इसलिए मैंने दिया क्योंकि इसी सवाल में पीछे इक्वेशन 1 और 2 मैं यूज़ करके आ चुका हूँ। तो अगर मैं दोबारा से इसको इक्वेशन 1 दूंगा तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया, ठीक है। यानी जो डी मॉर्गन्स लॉ का की दूसरी फॉर्म में हल करने जा रहा हूँ, इसमें जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड के आंसर्स होंगे उनको मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का नाम दूंगा, क्योंकि इसी सवाल में पीछे मैं इक्वेशन 1 और 2 यूज़ करके आ चुका हूँ। रिपीटिशन से बचने के लिए मैं इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 कर रहा हूँ। आप 1 और 2 भी कर सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन कन्फ्यूज़ ना हो। तो मैंने कन्फ्यूजन से बचने के लिए ये अप्रोच अपनाई है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ जगह ख़त्म है। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये लेफ़्ट साइड हो गई है, अब राइट साइड को करते हैं। तो ये आ गई राइट हैंड साइड, ये देखें यहाँ से आगे। राइट हैंड साइड क्या है जी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको फाइंड करना है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट पता होंगे तो ही हम उनका इंटरसेक्शन ले सकते हैं। तो पहले फाइंड कर लें, सही है। तो फिर आ जाएं, तो ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है यू माइनस ए। यू में से ए को निकालना है, यू का सेट लिखा माइनस ए का सेट, 2 4 6 8 10 12। तो अब इस पूरे सेट में से इस ए सेट को निकाल दें, मीन्स 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14 सब निकल गए। तो बाकी क्या बचा, 1 3 5 7 9 11 13 15। ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है यू माइनस बी, यू सेट लिखा माइनस बी सेट, निकाल दें 3 5 7 9 11 13 15, 3 5 7 9 11
13 15 सारे निकल के बाकी क्या बचा 1 2 4 6 8 10 12 14। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसको इंटरसेक्शन ले लें। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट का सेट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में कॉमन सिवाय 1 के कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये 1 इसके पास भी है, इसके पास भी है, बाकी 2 इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो कॉमन ही इंटरसेक्शन होता है। तो इसलिए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ गया, ये सिर्फ 1, जो कि लेफ्ट हैंड साइड का भी आया था। तो पहले हमने इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन 3 का नाम दिया था, इसको इक्वेशन 4 का नाम देता हूँ। सो फ्रॉम 3 एंड 4 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। सो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने इस तरह डी मॉर्गन्स लॉ की जो सेकंड फॉर्म थी उसको भी हमने बाकायदा प्रूव कर दिया। तो मैं आपको तमाम के तमाम पेजेस दिखाता हूँ और एक दफ़ा थोड़ा सा रिपीट भी कर दूँगा। सही है जी, ओके चले चलते हैं। पेज क्या जी, ये आ गया जी, पेज 1 ये आ गया, लेकिन इसमें भी आपने कुछ स्टेप्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेज 1 आ गया, पेज 1 ये आ गया। इसमें भी मैंने क्या किया था कि UAB जो आपको सेट बिल्डर नोटेशन में दिए गए हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में सेट्स दिए गए हैं, इनको हमने कन्वर्ट किया था। वो मैंने शुरू में देखें आप इस सवाल के, वो मैंने आपको हल करके बताया कि U कैसे अपने एक्चुअल वैल्यूज़ में कन्वर्ट हुआ, A कैसे सेट बिल्डर नोटेशन से यानी सिंबॉलिक फॉर्म से अपने एक्चुअल वैल्यूज़ की तरफ गया, जिसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं। B कैसे गया वो मैंने शुरू में बताया, तो वो फॉर्म डाल करके आ गई। ये स्टेप्स आपने लिखने हैं। क्वेश्चन 5 पार्ट 1 जब शुरू करेंगे UAB की वैल्यूज़ लिखेंगे, सेट्स की एक्चुअल वैल्यूज़ लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ये 2 फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो पहले आपने लेफ़्ट ये वाली पहली वाली फॉर्म लिखनी है, इसको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, एम्प्टी सेट अभी सॉरी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज पहले आपको दिखाता हूँ, वो ये आ गया। ठीक है जी, ये पेज 2 आ गया आपके पास। उसके बाद पेज 2 के बाद पेज 3 आ गया। पेज 3 के बाद ये फाइनल पेज ये आ गया, पेज 4। इस तरह मैंने तमाम के तमाम सवाल, जो पूरा सवाल है वो आपको दिखा दिया है। और ये आसान बहुत है, यूनियन इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, ये 3 ही ऑपरेशन बार बार यूज़ हुए। तो आप इसको बार बार देखें सवाल को, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है ना, उसको हल कर लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 अब आपके सामने है। इसमें आपने डी मॉर्गन्स लॉ के जो दोनों फॉर्म्स है वो प्रूव करनी है। सेट्स आपको दिए गए हैं और बिल्कुल क्लियर हैं, उनके लिए आपको कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 में हमने थोड़ी सी वर्किंग की थी। U, A और B की जो एंट्रीज़ थी वो आपको सेट बिल्डर नोटेशन में मिली थी, यानी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी थी। आपने उनको कन्वर्ट किया था, इसमें थोड़ी सी मेहनत की थी, थोड़ा सारा वर्क किया था। यहाँ पे आपको कोई काम नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, जस्ट UAB आपको गिवन है। U ये 1 से लेकर 12 तक, A जो है वो ये आपके सामने, B आपके सामने है। अब हम आएंगे सोल्यूशन की जानिब। पहले हम डी मॉर्गन्स लॉ को लिखेंगे कि डी मॉर्गन्स लॉ की दोनों फॉर्म्स क्या हैं, वो ये है। पहली फॉर्म ये है, दूसरी फॉर्म ये है। यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, ये 3 ऑपरेशंस हैं, ये यूज़ करेंगे, आपको आते होंगे। आप ये पूरा सवाल आपके लिए हल है। तो थोड़ी सी ये लाइन मैंने इसलिए डाली है कि आपको थोड़ा सा इससे अलग करके दिखाऊँ कि डी मॉर्गन्स लॉ को हमने जस्ट यहाँ पे लिखा है, थोड़ा अच्छी फॉर्म में क्वेश्चन को हल करने के लिए। उसके बाद हम पहली फॉर्म को लेकर हल करने निकले हैं, वो क्या है जी, वो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, ये वाला, इसको क्वेश्चन मार्क डाला। इसमें भी ए इंटरसेक्शन बी पहले पता होगी तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, यानी उसको फाइंड कर सकते हैं। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट बी सॉरी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, वो आ गया। ए का सेट इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन से मुराद क्या है, दोनों में जो कॉमन है। तो कॉमन क्या है जी, 3 5 9, 3 5 3 5 9, 3 5 9, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन बी ये आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या होता है कि ये पूरे का पूरा जो आंसर आया था उसको यू में से निकाल दें। यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यू का सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो आपने फाइंड किया था वो लिखा। 3 5 9 इसमें से निकाल दें, बाकी जो बच जाता है वो क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर,
1 2 4 6 7 8 10 11 12, यानी 3 5 9 को निकाल के बाकी जो बचा है वो क्या आ गया, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। ये आपका इक्वेशन 1 आप इसको कह दें। अब आपने राइट हैंड साइड जो कि है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, इसको फाइंड करें। ये नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज की है जी, बना के रखा हुआ मैंने। ए कम्प्लीमेंट इसको फाइंड करें पहले, फिर बी कम्प्लीमेंट को फाइंड करें, फिर इन दोनों का आपने यूनियन लेना है। तो ए कम्प्लीमेंट से मुराद के यू माइनस ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू की वैल्यूज़ डाली माइनस, यानी सेट लिखा, और ए का सेट लिखा। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो आप निकाल दें। 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 11। बाकी जो इस सेट बड़े सेट में जो शुरू वाला सेट है वो यू वाला सेट, उसमें से जो बच जाता है बाकी काटने के बाद, दोनों में जो कॉमन है वो आपका आंसर है। ए कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 8 10 11 12। बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद का यू माइनस बी का यू का सेट लिखा माइनस बी का सेट। बी के तमाम एलिमेंट्स आप इसमें से निकाल दें, मतलब काट दें। 2 2 से कट के 3 3 से 5 8 9, ठीक है। जो कॉमन है वो निकल जाएंगे, बाकी जो बच जाएगा यू सेट में वो आपका बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, जो कि क्या है 1 4 6 7 10 11 12। अब ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, इनका यूनियन ले लें। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट यूनियन लेंगे, मीन्स सबको मिलाकर लिखेंगे, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक दफ़ा लिखेंगे और तरतीब आप 1 2 से शुरू करेंगे। तो 1 पहले लिखा, उसके बाद देखें 2 है किसी के पास, इसके पास है लिखा, उसके बाद 3 को देखें, 3 किसी के पास नहीं है, खामोश हो जाएं। 4 है जी, इसके पास इसके पास भी है, 2 दफ़ा ही लिखना है, एक दफ़ा लिखना है। तो पूरी फॉर्म क्या बन जाएगी, 1 2 4 6 7 8 10 11 12। इसी इक्वेशन 2 का नाम दें। ये राइट हैंड साइड थी, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। कैसे, थोड़ा मैं आपको पेज दिखा भी देता हूँ। ये देखें, यहाँ आ जाए, ये देखें पिछले पेज पे और इक्वेशन 1 का आंसर क्या था, 1 2 4 6 7 8 10 11 12। ये इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 2 4 6 7 8 10 11 12, बिल्कुल सेम है। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। सो डी मॉर्गन्स लॉ की जो पहली फॉर्म है वो प्रूव हो चुकी है, इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ की एक फॉर्म प्रूव हुई है। दूसरी फॉर्म अभी हम मज़ीद नेक्स्ट पेज पे करते हैं। दूसरी फॉर्म क्या थी, ये वाली। अब इसको हल करेंगे, इसको हमने हल कर दिया, आधा सवाल हो गया, अब इसको करते हैं, बकाया सवाल भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। इसी फॉर्म के लिए नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा हुआ है सब कुछ, जस्ट आपको समझाता हूँ। असल में इजी इतना है, यूनियन और इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट की गेम है जो आपको ऑलरेडी आती है इंशाल्लाह, पिछली क्लासेस में आप सीख के आए हुए हैं। तो इसलिए मैं टाइम ज़ाया नहीं किया, मैंने पहले इस सवाल को हल कर लिया था। बस ये बड़ा भी बहुत था, लिखता तो बहुत टाइम लग जाता। ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है, इसको लिखें, क्वेश्चन मार्क डालें, पहले ए यूनियन बी फाइंड करें, वो फाइंड होगी तो आप कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। तो ए यूनियन बी, ए का सेट यूनियन बी का सेट, यूनियन लिया तो आंसर क्या आ गया, 1 2 3 5 7 8 9 11। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को मिलाकर रखते हैं, सेट्स को रिपीटिशन नहीं करते और तरतीब से लिखते हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, रिपीट और उनको 2 बार नहीं लिखते। जैसे 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक दफ़ा लिखा। ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, वो पूरे का पूरा सेट यू में से निकाला जाता है, यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू का सेट माइनस ए यूनियन बी जो आपने यहाँ निकाला है वो लिखते हैं। तो आपके पास 1 2 3 5 7 8 9 11 ये सारे के सारे इसमें से निकाल दें। 1 2 3 5 7 8 9 11 जो भी हैं सारे निकाल दें, बाकी क्या बचेगा, 4 6 10 12। तो ये इक्वेशन 3, इसे इक्वेशन 3 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहले 1 और 2 में यूज़ करके आ चुका हूँ। डी मॉर्गन्स लॉ की पहली फॉर्म है, इसलिए मैं जानबूझ के इसको इक्वेशन लेफ्ट साइड को इक्वेशन 3 कहूँगा, राइट हैंड साइड जो अभी निकालेंगे उसको 4 कहूँगा, ठीक है, ताकि मिक्सअप ना हो। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है ये। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की जानिब, जो कि क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये फाइंड करना है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या होता है, यू में से वो सेट निकाला जाता है। यू सेट लिखा माइनस ए सेट, तो यू में से तमाम का तमाम ए के एलिमेंट्स निकाल दें, बाकी जो बच जाता है वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, यू माइनस बी, यू का सेट माइनस बी का सेट। 2 3 5 8 9 जितने ये एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे यहाँ से काट दें, बाकी जो सेट बच जाएगा वो क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि ये है। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अब पूरी तरह तैयार है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट के सेट लिखें, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो लिखें। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन से मुराद का जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है और 10 12। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ गया, 4 6 10 12।
इसे इक्वेशन 4 का नाम दे दें। इक्वेशन 3 में देखें 4 6 10 12, 4 6 10 12, कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। फ्रॉम 3 एंड 4 लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ चुकी है। सो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। आपका ये प्रूव हो चुका है। तो मैं तमाम के तमाम पेजेस आपको दिखा देता हूँ। सही है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को ऊपर कर लेता हूँ। ये आ गया जी पेज 1 आपका। आपको पूरी स्क्रीन में आ जाए ना, तब मैं कैमरा थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ। पेज 1 आ गया, नज़र आ रहा है? आ रहा है। ओके, पेज 1, पेज 2, पेज 3। ठीक हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 इसका इस एक्सरसाइज का 5.1b का लास्ट क्वेश्चन है। इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों को हल करते हैं। 2 या 3 है, देख लेते हैं। इसमें आपने क्या करना है, कोई डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह प्रूव नहीं करना, जस्ट एक प्रॉपर्टी है, लॉ भी कह सकते हैं। वो क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। ये आपने प्रूव करनी है जो भी सेट्स आपको दिए गए होंगे। 3 सेट्स दिए गए हैं आपको इस दफ़ा क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 में, एक्स वाई और जी। एक्स क्या है जी? वो ए से लेकर एल तक, ए बी सी डी, डॉटेड का मतलब क्या है? आगे डी के बाद क्या आता है? ई एफ जी एच आई जे के अप टू एल, एल से आगे नहीं जाना आपने। वाई क्या है? डी ई एफ जी। जेड क्या है? ए बी एफ जी एच। आपने इन सेट्स को यूज़ करते हुए कौन सी प्रॉपर्टीज़ 2 फाइंड करनी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ही फाइंड करनी है, एक दफ़ा यूनियन के लिए और एक दफ़ा इंटरसेक्शन के लिए। और एसोसिएट नाम से ज़ाहिर है, एसोसिएशन जोड़ना, मिलाना, तल्लक, खैर अभी मैं क्या उर्दू के अल्फाज से इसको ज़ाहिर करूँ। आप इसको मैथमेटिकली देखें, बहुत इजी है। बहुत आसान करूँ इसको तो आपने ये देखें कि आपने यूनियन फाइंड करना है। पहले आप यूनियन फाइंड करते थे किसका? 2 सेट्स का। इस दफ़ा आपने यूनियन फाइंड करना है 3 सेट्स का, और इसी तरह आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है बैक वक्त 3 सेट्स का। तो ये क्या कहलाएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। बहुत ईजी है। कैसे? 2 जब सेट्स होते थे तो आप 2 को बड़े आराम से यूनियन भी लेते थे, उनकी इंटरसेक्शन भी लेते थे, कोई आपको ब्रैकेट्स का सहारा नहीं लेना पड़ता था। 3 सेट्स की सूरत में या 3 से ज़्यादा सेट की सूरत में, वैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 सेट्स को डील कर रहे हैं, ज़्यादा को हम डील नहीं कर रहे, तो 3 तक ही रहें। 3 सेट्स में आपने क्या करना है? पहले 2 का यूनियन लें, उसके बाद उन 2 में से जिसका यूनियन ले चुके हैं एक को अलग कर लें और दूसरे का फिर तीसरे के साथ यूनियन लें, जो कि कुछ इस तरह की फॉर्म बनती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। मैंने ये सोल्यूशन में जाके हेडिंग बनाई क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। पहले मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड करूँगा, फिर हेडिंग बनाऊँगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको इस तमाम रिलेशन में सिर्फ यूनियन नज़र आएगा, इंटरसेक्शन नज़र नहीं आएगा। ओके। तो एक्स वाई जी, चूँकि इसमें सेट्स यूज़ हो रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे इस रिलेशन में एक्स वाई जी को ही यूज़ करूँगा। अमूमन हमारी आदत बनी होती है ए बी सी सेट्स को यूज़ करने की, तो ये गलती नहीं करना आपने। बुक पे जो फॉर्म आपको दी गई है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, उसमें ए बी सी यूज़ हुए हैं, तो आपने ए बी सी यूज़ नहीं करना। जो यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा ना सेट्स की फॉर्म में, सिंपल आपने वो यूज़ करना है। अगर यहाँ पे यूज़ हो रहा था पी क्यू आर, तो मैं यहाँ पे पी यूनियन क्यू यूनियन जी आर लिखता। तो यहाँ पे चूँकि एक्स वाई जी यूज़ हो रहा है, मैं यहाँ पे एक्स वाई जी यूज़ करूँगा, कैपिटल एक्स वाई जी। तो कैपिटल एक्स वाई जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में कुछ इस तरह से डलेंगे कि आपने एक्स वाई और जी तीनों का यूनियन लेना है। तो आप क्या करेंगे? पहले 2 का एक्स यूनियन वाई, एक्स और वाई आपस में यूनियन लेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम जी के साथ यूनियन करवा लेंगे। ये बराबर है, इस तरह से भी करें तो भी बराबर है, रिज़ल्ट सेम आएगा। अगर हम एक्स को बाहर रखें और सिर्फ वाई और एक्स को बाहर रख के यूनियन लें वाई यूनियन जेड, यानी पहले हमने इन 2 का यूनियन लिया था, अगर हम इसको चेंज कर दें, पहले आखिरी शुरू के 2 का यूनियन लें या आखिरी 2 के यूनियन लें, अगर ये एक्स वाई जी जब तक सेम रहेंगे, यानी 3 ही सेट्स यहाँ पर भी होंगे, वही 3 सेट्स यहाँ पर भी होंगे, तो इनकी तरतीब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपको बताती है। तो हम क्या करेंगे? पहले एक्स यूनियन वाई फाइंड करेंगे, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसका यूनियन लेंगे जी के साथ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले वाई यूनियन जी फाइंड करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसका यूनियन ले लेंगे एक्स के साथ, तो दोनों रिज़ल्ट सेम होंगे। समझ आ रही है? यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ये कहती है कि तीनों सेट्स अगर लेफ़्ट साइड राइट साइड पर हों और उनका आप तरतीब बदल भी दें, हों वो यूनियन या इंटरसेक्शन, तो उनके रिजल्ट्स पे असर नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं अब। तो लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे एक्स यूनियन वाई
यूनियन जी ब्रैकेट के अंदर। तो ये क्वेश्चन मार्क डाला, आपको पता है ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है, तो हम सबसे पहले एक्स यूनियन वाई फाइंड करेंगे। बल्कि मैंने थोड़ा सा एक और काम ये किया है, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए क्या किया कि मैंने एज इट इज़ जो सिंबल यूज़ हो रहे हैं मैंने वो यूज़ किए हैं, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। चूँकि सब यूनियन है तो मैंने क्या किया, इनको एक ही दफ़ा लिख दिया है, बजाय इसके मैं पहले इसको हल करता फिर दोबारा इसको रिकॉल करता। उसके बजाय मैंने क्या किया, ये जो ब्रैकेट है इसको मैंने स्मॉल ब्रैकेट है इसको मैंने बड़ा करके, थोड़ा सा बड़ा करके लिखा, इसके अंदर एक्स का सेट लिखा। देखिए ये ब्रैकेट वैसे की वैसी लिखी हुई है, इसमें एक्स का सेट लिखा, यूनियन वैसे का वैसा है, वाई का सेट। ब्रैकेट के अंदर पहले ये हल होंगे, जब जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम यूनियन ले लेंगे इसके साथ। और ये यूनियन ये क्या है, जी। ओके, तो इन दोनों का जब हमने लिया, क्या बोलते हैं, यूनियन लिया, तो क्या आ जाएगा, देखें डी ई एफ जी, ये ऑलरेडी ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एल तक। तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा सेट है, इसके अंदर ये ऑलरेडी मौजूद है। इट मीन्स यूनियन करने से इसकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या एज इट इज़ वापस आ जाएगा, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल। इस दफ़ा मैंने डॉट के बजाय तमाम अल्फ़ाबेट्स को लिख दिया, यूनियन जी वैसे का वैसा चल रहा है। अब मैं इस ब्रैकेट को इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इस ब्रैकेट को अब मैं उड़ा रहा हूँ, उसको ये ब्रैकेट्स कहते हैं इसको। तो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल तक यूनियन, और ए बी एफ जी एच इनका यूनियन लेंगे। अगेन ये पूरे का पूरा सेट ऑलरेडी इसके अंदर पहले से मौजूद है। इट मीन यूनियन से कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई एडिशन नहीं होगी, क्योंकि रिपीटिशन आपको पता है अलाउ नहीं है। ए यहाँ भी है तो हम एक दफ़ा लिखते हैं यूनियन में, बी 2 दफ़ा एक दफ़ा लिखते हैं। पैटर्न सेम रहना चाहिए, पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जो एक तरतीब होती है ए बी सी डी की। तो यूँ एक एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट यूनियन जी, जो आंसर आया वो क्या है, इक्वेशन 1 की फॉर्म उसको मैंने दे दी। अब जो राइट हैंड साइड है इसको हल करेंगे तो सेम ही रिज़ल्ट आएगा, समझ आ रही है। अब चलते हैं आगे। अब राइट हैंड साइड क्या है जी, पेज 2 है, एक्स यूनियन, पहले हमने क्या किया था, एक्स यूनियन वाई किया था, इस दफ़ा एक्स को वाई रख रहे हैं और वाई यूनियन जी निकालें। तो वही फॉर्म यहाँ पे राइट हैंड साइड वाली मैंने लिखी है। इस दफ़ा भी मैं यही कर रहा हूँ, एक्स को यूनियन, एक्स का सेट लिखा यूनियन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको मैंने, या इसको स्क्वायर पैरेंथेसिस क्या बोलते हैं यार, मैं इसका एग्जैक्ट जो है ना नाम भूल रहा हूँ, तो स्मॉल ब्रैकेट वैसे मैं इसको बोल देता हूँ, तो ये आप स्मॉल ही रख लें, या जो भी इसका नाम है आप देख लेना बुक से। तो हमने ये ब्रैकेट डाली, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको वाई यूनियन जी को यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर ही ले लिया, वाई का सेट यूनियन जी का सेट। अब यूनियन लेना है, मीन्स आपने तरतीब जो है वो मद्देनज़र रखनी है, ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी डी अप टू सो ऑन, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। यूनियन तो बहुत आसान है, ए पहले आ गया, उसके बाद क्या आता है बी को स्मेल करें, ये है, बी के बाद क्या आता है सी, सही नहीं है तो डी को देखें, डी लिख दिया, ई है इसके पास है वो लिख दिया, एफ है जी इसके पास एक दफ़ा लेंगे, जी इसके पास एक, एच सब मिला के लिख दिया, तो ये आ गया यूनियन। अब इस ब्रैकेट को उड़ा दें तो अब क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, मैंने तमाम के तमाम एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं एल तक, यूनियन ये सारे का सारा। अब इस ब्रैकेट का काम नहीं है, इसको उड़ा दिया मैंने, ये आ गया, ओके। अब यूनियन लेके आ जाएगा जी, इन सबको मिलाकर लिखें, इस तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। इट मीन्स इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ए बी सी डी एल तक तमाम के तमाम आ जाएंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच किधर भूल गया मैं, यहाँ पे ये एच आता है यार, यहाँ पे ये एच में भूल गया, एच आई जे के एल, ठीक हो गया। तो ये फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ये देख लें, फ्रॉम 1 का आंसर देखें और 2 का आंसर सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो चुकी है, लेफ्ट साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के से मैच कर गया। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन फाइंड, सॉरी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। वो क्या है, वो ये है, जहाँ जहाँ यूनियन था अब क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, ठीक हो गया। ये फॉर्म बनी हुई है, इसको हमने प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लिया जो कि ये है, इसको भी मैंने एज इट इज़ उठा के लिखा यहाँ पे, इक्वल टू तमाम की तमाम सेट्स में लिख रहा हूँ। ये ब्रैकेट मैंने एज इट इज़ डाली, थोड़ी मोटी कर दी ताकि आपको दिखे, यहाँ पे एक्स का सेट इंटरसेक्शन वाई का सेट, फिर ये ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन फिर जी का सेट, ठीक हो गया। पर इन दो को ब्रैकेट के अंदर हल करते हैं, तो ये और ये इंटरसेक्शन लेना जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है इसमें, ए बी सी डी, इस तमाम की तमाम एलिमेंट्स अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर पहले से मौजूद हैं। इट मीन्स ये सारे का सारा कॉमन है, डी ई एफ जी, ओके, इंटरसेक्शन और ये सेट। अब इस ब्रैकेट को अगले स्टेप में मैंने उड़ा दिया है, यानी एक स्टेप एक दफ़ा मैंने रिपीट कर दिया है। ये इसको उड़ाने के लिए मैंने एक स्टेप किया है, इसको उड़ा दिया है अगले स्टेप में, जस्ट ये सेट इंटरसेक्शन ये वाला सेट, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर ये आया था, इंटरसेक्शन
जी। अब इन दो में जो कॉमन है वो क्या है, सिर्फ एफ़ और जी कॉमन है। तो ये हमारे पास आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, एफ जी। और चूँकि पहले हम इक्वेशन 1 और 2 यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब एक सवाल में इक्वेशन 1 और 2 यूज़ हो जाए मैं दोबारा से उनको यूज़ नहीं करता। तो इसलिए मैं अब इसको जानबूझ के इक्वेशन 3 का नाम दे रहा हूँ। अब राइट हैंड साइड को ले आए, वो क्या है, एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जी। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स का सेट इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट वैसे की वैसी, और अंदर वाई का सेट इंटरसेक्शन जी का सेट। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या आएगा, एफ जी। इन दो का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये एफ जी दोनों के दोनों इसमें मौजूद है, मीन्स सिर्फ यही दो कॉमन है। तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ जी। बड़े आराम से हो गया, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी क्या आ गया, एफ जी। देख लें, इक्वेशन 3 एफ जी, इक्वेशन 4 एफ जी, सेम है ना रिजल्ट। तो फ्रॉम 3 एंड 4 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। सो ये वाला रिलेशन राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों के बराबर है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन या एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव हो चुका है। तो मैं आपको तमाम के तमाम पेजेस दिखा देता हूँ। पेज 1 ये आ गया, कि थोड़ा कैमरा मुझे ऊपर करने दें। ये आ गया जी पेज 1, पेज 1, पेज 2 और पेज 3। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी और यूनियन दोनों फाइंड हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 की जानिब। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 लास्ट पार्ट है। इसको भी अब आपने उसने सिंबॉलिक फॉर्म में है, सिंबल्स की ज़ुबान में बात करते हुए उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 ए बी सी आपको सिंबल्स की फॉर्म में दिए गए हैं, जिसे हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। तो आपने इसको पहले ए बी सी को कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में, यानी एक्चुअल उसकी वैल्यूज़ जो हैं उसमें कन्वर्ट करना है। तो ए आपको ये दिया गया, बी ये दिया गया, सी ये दिया गया। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है वो मैंने पीछे भी एक सवाल करवाया है, लेकिन मैं आपको इसके लिए भी रफ वर्क अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करें तो सवाल में डिमांड नहीं की गई। तो वो मैंने रफ वर्क में किए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये ज़रूरी नहीं है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, सवाल लंबा हो जाएगा। अगर टाइम हो आपके पास ज़्यादा, सुर्खी पाउडर लगाना चाहते हैं तो कर दें साइड पे। ये मैंने बहुत डिटेल से किया हुआ है। ए आपको दिया गया था कुछ इस तरह से कि कल ये पैरेंथेसिस नहीं यार, इसको क्या बोलते हैं, इस ब्रैकेट का नाम क्या है, मैं तो ब्रैकेट्स के नाम में भूला हूँ। ये सेट वाली जो ब्रैकेट है, इसके बाद एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 50। इसको हमने कन्वर्ट करना है। वो कह रहा है कि शुरू में जो फॉर्म दी गई होगी ना एक्स की, एक्चुअली वो आपको बताएगी कि मैं किस तरह से अपनी वैल्यूज़ लाऊंगी, सेट ऑफ ए कैसे आएगा, उसकी वैल्यूज़ की शक्ल क्या होगी। देखें यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है 2x है। उसके बाद जो एक स्लैश डाली जाएगी, उसके बाद जो वो एक्स होगा उसके बारे में बात की जाएगी कि वो किस सेट से बिलोंग करता है एक्चुअली। तो ये आ जाएगा एक्स सच दैट, इसको कहते हैं सिंबल को एक्स सच दैट यानी जैसा कि एक्स है क्या तल्लक रखता है, मेंबर है किसका, नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। एंड मज़ीद बताते हैं कि नेचुरल नंबर में से भी कौन कौन से, सिर्फ वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 50, यानी 1 से लेकर 50 तक ओनली। ठीक हो गया। तो मैंने सोल्यूशन में जाके कहा जी कि हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर अप टू सो ऑन, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए कौन से, 1 से लेकर 50 तक, उसने हमें यहाँ पर बताया है। तो क्या होगा, कोई सिंपल यानी कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ एक्स है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे खुद ही बता दी उसने शुरू में कि 1 से लेकर 50 तक है। तो इट मीन्स एक्स की पहली वैल्यू 1 होगी, दूसरी 2 होगी, तीसरी 3 होगी, अप टू, यानी सबकी सब तो नहीं लिख सकता ना मैं, डॉटेड लाइन डाली है। इट मीन्स क्या 3 के बाद 4 5 6 अप टू 50। तो सेट ऑफ ए क्या बन गया, 1 से लेकर 50 तक बग़ैर कोई नंबर खाए हुए। वो तमाम के तमाम नंबर्स किस में से आ जाएंगे, सेट ऑफ ए में। अब आगे चलें, सेट ऑफ बी की जो सेट बिल्डर नोटेशन है, इसको कन्वर्ट करते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो उसने कहा है कि वो एक्स जो होगा वो किस में से होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से। तो हमने कहा जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमें पता है वो क्या, 1 से लेकर अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो शुरू में जो आपको फॉर्म दी गई है 2x, ये आपको डिफ़ाइन करके देगा, आपको b की शक्ल बना कर देगा। और फिर मज़ीद आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, लेस देन और इक्वल टू 30, मीन्स 1 शामिल है, 30 भी शामिल है, 1 से लेकर 30 तक। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से 1 से लेकर 30 तक जो है वो हैं x हैं, और x जो है वो क्या है 2x है। मतलब x यहाँ पे रखेंगे, वैल्यूज़ डालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगी, जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, b। तो मैंने क्या किया, 2x लिखा, फिर 2x की जगह उसकी वैल्यू डाली क्या है 1। तो
पहली वैल्यू क्या है 1 2 1 ज़ार 2, पहली एंट्री क्या आ गई 2। फिर दूसरा क्या है जी x की वैल्यू 2, 2 2 ज़ार 4, अब उस 2 के बाद क्या आएगी 3, 3 2 ज़ार 6, यानी 2 4 6 8 10 अप टू 100 चलता जा रहा है। अब आगे ज़ाहिर है 1 से लेकर 30 तक सारे के सारे नंबर तो मैं नहीं लिख सकता, बहुत लंबा हो जाएगा रकम। डॉटेड लाइन किसी चीज़ को ज़ाहिर कर रही है कि वो प्रोसेस जारी है। तो आखिरी एंट्री क्या है 30, 2x x की जगह क्या आ जाएगा 30, 32 ज़ार 60। इट मीन्स ये असल में 2 का पहाड़ है, 2 का टेबल है, जो कि चलता है कहाँ से 2 से लेकर 60 तक, 2 4 6 8 10 अप टू 60। तो बी की फॉर्म क्या बन गई, 2 का टेबल है 60 तक, और ए की फॉर्म क्या बन गई 1 से लेकर 50 तक तमाम नंबर शामिल हैं। अब आ जाते हैं सी की जाए। सी क्या है जी, सी जो है वो असल में थोड़ा सा उसने पेचीदा बनाया, लेकिन वो भी ईजी है। ये देख लें, सी है जी, उसकी फॉर्म है 2x + 1, यानी आपको मशीन जो दी गई है फार्मूला इसके अंदर आप x की वैल्यू डालेंगे वो क्या है 2x + 1, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया है उसने। सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बाकी बातें सेम है। x कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब 5 भी शामिल है और 25 भी शामिल है, यानी 5 से लेकर 25 तक तमाम के तमाम नंबर इसमें शामिल हैं। आप ये x की वैल्यूज़ उठा के डालेंगे किस में, इस x में। तो सो हम कहेंगे एज वी नो दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये होता है 2x + 1। x के अंदर वैल्यूज़ डालते जाएँ। कौन सी पहली वैल्यू है 5, पहले 5 को डालें, 5 2 ज़ार 10, 10 + 1 11, पहला नंबर क्या आ गया 11। 5 के बाद क्या आता है 6, 6 2 ज़ार 12, 12 + 1 13, 7 के बाद 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 करते करते आपने कहाँ तक जाना है 25 तक। 25 दूने 50, 50 जमा 1 51। तो हमारे पास सी के जो सेट बन गया वो क्या आ गया 11 13 15, यानी ये ऑड नंबर्स हैं लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं 11 से, ख़त्म कहाँ हो रहे हैं 51 तक। 11 13 15 17 19 21 23, 23 के बाद क्या आएगा 25, 25 के बाद 27, 27 के बाद 29। समझ आ रही है ना। सेट ऑफ ऑड नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते वो सारे के सारे कहाँ से लेकर कहाँ तक 11 से लेकर 51 तक। तो ये हमारे पास ए बी और सी तीनों की तीनों अपनी असल फॉर्म में आ चुकी हैं। अब हम बाकायदा सवाल को हल करते हैं। ये मैंने रफ पर जो बैक एंड पे प्रोसेस था वो आपको समझाया है, सही हो गया। तो अब चलते हैं सवाल को बाकायदा देखते हैं। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, बाकायदा शुरू कर रहे हैं। ए बी सी हमने अभी ए बी सी जो ये निकाले हैं, इसके पीछे जो भी रफ अमल था, जो भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग थी, जो आपने दिमाग लगाया, वो मैंने आपको पेज पे भी 2 पेजेस पे दिखा चुका हूँ। आप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं करेंगे तो वो सवाल की डिमांड हरगिज़ नहीं है। जैसे आपने ए को स्मेल करके ये लिखना है, बी को स्मेल करके ये लिखना है, सी को स्मेल करके ये लिखना है, वो सिर्फ फ़र्क आप देखेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। एक दफ़ा ज़रूर देखें, लिखें बेशक ना एग्ज़ाम में, लेकिन देखें ज़रूर। ए बी सी आपके पास आ गए, आपने ये लिखना है। उसके बाद आपने कहना है कि मुझे जो कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो पहले यूनियन से स्टार्ट लें, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब चूँकि यहाँ पे सेट्स ए बी सी यूज़ हो रहे हैं, इसलिए मैं जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन की जो फॉर्म है उसमें हम ए बी सी को यूज़ करेंगे। पिछले सवाल में एक्स वाई जी था, तो इसलिए वहाँ पे हमने एक्स यूनियन वाई यूनियन जी यूज़ किया था। तो यहाँ पे चूँकि सेट्स ए बी सी हैं, यहाँ पे ए बी सी यूज़ करेंगे। तो ये वाली फॉर्म यूनियन की हम पहले प्रूव करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, फिर राइट हैंड साइड को। तो पेज 2 ये आ गया जी। पेज 2 के अंदर आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, वो ये है। इसमें हम जो फॉर्म है वो मैं एज इट इज़ लिखते जा रहा हूँ। ये जो साइड है ये मैंने सारी की सारी यहाँ पे लिखी। फिर इक्वालिटी के बाद ये जो ब्रैकेट है वो वैसे की वैसी राउंड ब्रैकेट मैंने लिखी। उसके बाद ए सेट यूनियन बी सेट लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यूनियन सी सेट लिखा। उसके बाद नीचे आ गया, इन दोनों का यूनियन लिया। यूनियन तो आपको पता है कैसे होता है, उसमें तमाम सेट्स को मिलाकर, एलिमेंट्स को मिलाकर लिखा जाता है, तरतीब से लिखा जाता है और रिपीटिशन नहीं की जाती है। अगर दोनों सेट्स में जो कॉमन होता है वो एक दफ़ा लिखा जाता है। अच्छा, 1 से लेकर 50 तक यूनियन में तो आप सब नंबर्स लिखते हैं ना जो एक में भी मौजूद है, तो 1 से लेकर 50 तक तो ये सेट सारे का सारा आ जाएगा। उसके बाद इसको जब आपने लिखना है तो ये 1 से लेकर 50 तक तो कोई भी नंबर मिस नहीं है, लेकिन यूनियन इस सेट में नंबर्स मिस हैं। कैसे? 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर तमाम के तमाम नंबर्स लिखने पड़े। 50 तक के अंदर ये तमाम सेट भी शामिल है और ये भी शामिल है। उसके बाद क्या आ जाता है 50 के बाद, अगर 2 4 6 8 10 इस सीक्वेंस को, इस तरतीब को फॉलो करते जाएँ तो 50 के बाद क्या आता है 52, 52, 52 के बाद 54, 56, 58 और 60। इसलिए जो बाकी बच गए थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए। ओके, ये आपको जहन में रखना है कि ये इवन नंबर्स का सेट है और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसमें कुछ भी मिस नहीं है। इसमें 2 4 6 8 10 वो शामिल हैं, 2 के टेबल वाले नंबर शामिल हैं
ऑड नंबर्स मिस हैं। यूनियन सी ये आ गया 11, 13, 15 अप टू 51, 51। अब ये राउंड ब्रैकेट को मैंने ख़त्म कर दिया अगले स्टेप में। यूनियन दिस वन रिपीट हो रही है। अब मैंने इनका बाकायदा यूनियन लेना है। चलें आगे चलते हैं। 1 से लेकर 50 तक तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में आपको पता है जो एक सेट में भी एलिमेंट्स होते हैं वो भी लिखे जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने देखना है 51 के बाद 52, 50 के बाद 51 है किसी के पास तो वो यहाँ पर है। इसका लास्ट नंबर कौन सा है, 51, तो 51 भी आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या है जी 52, 52 भी आपने लिख दिया। 51 के बाद तो कोई सेट है ही नहीं, इसलिए आप एज इट इज़ बाकी किस नंबर यहाँ पे लिख देंगे। जस्ट इसमें से 51 ही हमारे पास ऐड हुआ है यहाँ पे, बाकी सारे के सारे नंबर्स ऑलरेडी इस सेट में पहले से मौजूद थे, कॉमन थे, तो वो एक ही दफ़ा लिखने थे ना, समझ रहे हैं। तो ये 51 जस्ट ऐड हुआ है, तो ये आपके पास पूरी फॉर्म बन गई क्या, 1 2 3 अप टू 50, 50 के बाद 51, 52, 54, 56, 58, 60, ये आ गई इक्वेशन 1। अब राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएं, जो कि क्या है ए यूनियन इनटू ब्रैकेट में बी यूनियन सी। इसमें भी मैं एज इट इज़ इसको पूरे को पूरे एक ही फॉर्म में एक ही लाइन में हल कर रहा हूँ। एक सेट को लिखा यूनियन, ये राउंड ब्रैकेट के बाद मैंने अंदर सेट ऑफ बी को लिखा यूनियन सेट ऑफ सी। बाहर वाले को भी रहने दें यूनियन, अंदर वालों को हल करें। इसको यूनियन लेना है 2 4 6 अप टू, देखें 2 4 6 अप टू 51, अप टू 51 ये चलेंगे। लेकिन आप इसको गौर करें, इसमें आपने गौर ये करना है, भूल नहीं जाना 2 4 6 8 10 के बाद आपने अच्छे से गौर करना है। 2 4 6 तक तो आप देखें यहाँ पर नंबर स्टार्ट ही कहाँ से हो रहे हैं, 11 से, ठीक है। इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए आपने चीज़ों को स्मेल करना है। 2 4 6 8 10 तक तो आप आराम से लिखें सीक्वेंस, 2 4 6 8 10। उसके बाद जब आप 11 पे आएंगे ना, 11 के बाद क्या आता है 12 इसमें मौजूद है, क्योंकि ये 2 का टेबल है, और ये 2 के अलावा जो नंबर्स हैं वो वाले हैं, कहाँ तक चलते हैं, 51 तक। इट मीन्स कि 11 के बाद कोई भी नंबर मिस नहीं हो रहा, क्योंकि अगर 11 इसमें है, 12 इसमें है, 13 इसमें है तो 14 इसमें है, 15 इसमें है तो 16 इसमें है। समझ आ रही, एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है। इट मीन्स 2 4 6 8 10 के बाद कोई भी नंबर मिस नहीं होगा, सारे के सारे नंबर्स होंगे। कहाँ तक जाएंगे, 51 तक। 51 के बाद तो ये सेट हो गया ख़त्म। अब सिर्फ ऑड नंबर्स चलेंगे, कौन से, 52, 54, 56, 58 और 60। समझ आ गई। अब मैं अगर सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे लिखता ना तो ये सवाल बहुत लंबा हो जाता, खिचड़ी बन जाती। तो आपने जस्ट स्मेल करते हुए एग्जैक्ट जो कॉमन है वो लिखें, जो सीक्वेंस आपको समझ आता है वो लिखें और आगे चलें। समझ आ रही है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर्स है। तो जब तक कॉमन थे वो हमने सारे के सारे लिखे और डॉटेड लाइन डाली। उसके बाद जो कॉमन नहीं है, देखें 51 के बाद तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद जस्ट ये वाली इसके सेट्स को लिखना है, जो कि क्या है, 51 के बाद 52 आता है, 54, 56, 58, 60, 2 का टेबल। अच्छा, अब ये राउंड ब्रैकेट को हटा दें। अब ये पूरा का पूरा सेट इसके साथ यूनियन करेगा, तो वो क्या आ जाएगा, जब वो यूनियन करेगा तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक तो आप बेफिक्र हो जाएं। वो आपने चूँकि 1 से लेकर 50 तक दोनों में कॉमन है, यूनियन में तो कॉमन वामन सारे लिखते हैं, तो 1 से लेकर 50 तक वाला किस्सा ख़त्म। 1 से लेकर 50 तक आपने लिखा, कॉमा, उसके बाद 51 भी है, ठीक है, और 52, 54, 56, 58 वो सारे के सारे आप लिखते हैं। 1 से लेकर 50 तक सारे के सारे, क्योंकि ये सेट 1 से लेकर 50 तक रखता है अपने अंदर एलिमेंट्स, तो ये सारे के सारे 50 तक सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। उसके बाद जो बचते हैं वो क्या हैं, 51, 52, वो सारे के सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे लिखते हैं। तो ये यूनियन हो गया किसका, राइट हैंड साइड का। तो लेफ़्ट फ्रॉम 1 and 2 लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर है, तो ये प्रूव हो गया। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें इक्वेशन 1 का जो आंसर है और इक्वेशन 2 किधर गई यार, सॉरी, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। अब चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, जहाँ पे पहले यूनियन था अब क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन का सिंबल। लेफ्ट हैंड साइड को ले लें, पहले इसको हल करें। वही मैंने फॉर्म लिखी, राउंड ब्रैकेट डालने के बाद पहले ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया, इंटरसेक्शन सी बाद में। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन होते हैं। तो 1 से लेकर 50 तक की गिनती है,
और ये 2 से लेकर 60 तक की गिनती है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 का टेबल है, वो भी कहाँ तक? 50 तक। 50 के बाद ये तो ख़त्म हो जाता है, ये 50 के आगे भी चलता है। तो हमें तो सिर्फ कॉमन को लेना है, इंटरसेक्शन को जहन में रखना है। यहाँ पे इंटरसेक्शन हल करते हुए यूनियन वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं लाना। तो इसके पास 1 से लेकर 50 तक एवरी एलिमेंट है, एवरी नंबर है। तो इसके पास सिर्फ 2 से लेकर 2 का टेबल है, कहाँ तक? 60 तक। तो हमें सिर्फ 50 तक चाहिए। तो इट मीन्स 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 50 तक कॉमन है दोनों के पास, तो इसलिए वो हमारे पास आ जाएगा आंसर। इन 2 का इंटरसेक्शन ये वाला और अब ये वाला, इन 2 का इंटरसेक्शन लें। ये 2 का पहाड़ा है और ये 2 के अलावा तमाम नंबर हैं, मीन्स कि दोनों एक दूसरे की ज़िद है। तो इंटरसेक्शन का रिज़ल्ट क्या आएगा? कुछ भी ना, अंडा, ज़ीरो, एम्प्टी सेट। काम ही आसान हो गया हमारे पास। इसे क्वेश्चन 3 का नाम दे देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 1 और 2 ऑलरेडी मैं इस सवाल में यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए बार बार मैं रिपीटिशन से बचने के लिए मैं इसको नया नाम दे रहा हूँ, क्वेश्चन 3। अब चलें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है जी? ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। वही वाली फॉर्म मैंने लिखी, ए सेट इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी। तो वो सेट वैसे का वैसा, इंटरसेक्शन वैसे का वैसा, और इस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, और जो कि कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 2, 4, 6, 8, 10 है, 2 का पहाड़ा है, और ये 2 के अलावा, यानी 2, 4, 6 के दरमियान जो नंबर हैं असल में वो ये हैं, और इनके दरमियान में जो नंबर हैं वो ये हैं। तो मतलब इन दोनों का मिक्सअप हो ही नहीं रहा, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन किसी भी सेट का लें तो वो एम्प्टी सेट ही आता है। इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। तो क्वेश्चन 3 का आंसर भी एम्प्टी सेट है, इसका भी आंसर एम्प्टी सेट है। मीन्स दोनों के रिजल्ट्स मैच कर गए, फ्रॉम 3 और 4 लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, मीन्स प्रूव्ड। अब आपको मैं सारा का सारा सवाल दिखा भी देता हूँ। पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 में आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दी। यह पेज 1, पेज 1 दूर हो गया, पेज 1, पेज 2, ठीक है, पेज 3 ठीक हो गया, पेज 3 है ना, हाँ पेज 3 और पेज 4 लास्ट पेज। और अगर आप इसके शुरू के जो रफ वर्क मैंने दिखाया था वो देखना चाहते हैं तो वो ये है, रफ वर्क पेज 1, रफ वर्क पेज 2। ठीक शू, अब चलते हैं, बल्कि चलते क्या हैं, अब तो एक्सरसाइज ही ख़त्म हो गई है। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होता हूँ। दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मर्ज़ी है, नहीं करें तो भी मैं नहीं कहता कि करेंगे तो हौसला होता है। कमेंट कर दिया करें, फीडबैक से आगाह कर दिया करें, हौसला अफजाई होती है। दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।